जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। आज की इस उम्दा गहराई से भरी चर्चा में स्वागत है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया और एनर्जेटिक शुरुआत की है आपने। हाँ, मतलब थोड़ा मोटिवेशन तो बनता है ना भाई यार। तो आज का जो हमारा डीप डाइव है, उसमें हम एक ऐसी चीज़ डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आज हम अपने नोट से ना भारत की आज़ादी के बाद से लेकर 2013 तक की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 4 ऐतिहासिक नीतियां हैं यानी पॉलिसीज हैं, उनको समझेंगे। राइट। और देखो, आज के नोट्स की सबसे खास बात पता है क्या है कि इन्होंने इतने बोरिंग से लगने वाले इतिहास को इतने मज़ेदार विजुअल्स और देसी ट्रिक से समझाया है ना। मतलब स्लाइड 1 और 2 देखते ही मज़ा आ जाता है। हाँ, विजुअल मेमोरी बहुत काम आती है। क्या क्या है इन पहली 2 स्लाइड्स में? तो देखो, पहली स्लाइड में ना भारत के नक्शे पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक पुरानी एंटीक सी दूरबीन रखी है, फिर कुछ लोहे के गियर्स हैं, एक बिल्कुल चमकता हुआ दिमाग और आखिर में एक मस्त उड़ता हुआ जीएसएलवी रॉकेट। वाओ, ये तो पूरा आज़ाद भारत का एक क्रोनोलॉजिकल सफ़र दिख रहा है। हाँ, और दूसरी स्लाइड में इन चारों चीज़ों को ना 4 सीढ़ियों यानी स्टेयर्स के रूप में दिखाया है। 1958, 1983, 2003 और 2013। एग्जैक्टली ये सिर्फ साल नहीं है, ये बेसिकली हमारे देश के विकास के 4 ऐतिहासिक कदम हैं। तो अपना आज का मिशन एकदम क्लियर है, ज़ीरो ओमिशन पॉलिसी। मतलब हम इन 4 स्लाइड्स और इनकी पॉलिसीज को बिना कुछ छोड़े समझेंगे, बिल्कुल सही ऑर्डर में। और जो देसी ट्रिक्स दी गई है ना मेमोरी के लिए, उनको भी डिकोड करेंगे। परफेक्ट। तो चलिए सीधा 1958 की उस पहली सीढ़ी पर चलते हैं। हाँ, तो स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं सीधा। इसमें वही एंटीक पीतल वाली दूरबीन बनी है मैप पर। और इसका जो कोर कॉन्सेप्ट लिखा है ना, वो सुनो एक लाइन में। आजाद भारत की पहली विज्ञान नीति, जिसका काम सिर्फ मशीन बनाना नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में वैज्ञानिक सोच का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। ये बहुत ही एप्ट तरीके से लिखा है। देखो, ये 1958 का साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। और इनका वीआईपी फोकस पता है क्या था? क्या था? साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसे ना टेक्निकल टर्म्स में पॉलिसी फॉर साइंस कहा गया था। एक सेकंड, यहाँ पर मेरे दिमाग में ना एक डाउट आता है। मतलब 1958 का टाइम था यार। देश में कितनी गरीबी थी, भूखमरी थी। तो उस वक्त ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी बातें थोड़ी किताबी नहीं लगती? हाँ, ये लग सकता है। मतलब क्या हमें उस वक्त सीधे फैक्ट्रीज और बड़ी-बड़ी मशीन्स लगाने पर फोकस नहीं करना चाहिए था? यहीं पर तो वो दूरबीन वाले विजुअल का मतलब समझ आता है। देखो, फैक्ट्रीज और मशीन्स यानी जो हार्डवेयर है, वो तो आप बाहर से पैसे देकर खरीद लोगे। पर उस टेक्निक को चलाने के लिए जो सोच चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अच्छा, मतलब अगर कल को मशीन खराब हुई तो हम फिर से वही फॉरेन इंजीनियर्स को बुलाएंगे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर लोगों में साइंस की समझ नहीं होगी, तो हम हमेशा फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड रहेंगे। इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसलिए फोकस था कि देश में ही साइंस का माहौल बने। ओह वाओ! तो मतलब इस पॉलिसी का असर जमीन पर कैसा रहा? बहुत तगड़ा असर था। इसी सोच का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इंस्टीट्यूट्स बनने शुरू हुए। 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना हुई और आगे चलकर इसी नींव पर 1969 में इसरो खड़ा हुआ। क्या बात है! तो ये दूरबीन वाकई दूर की सोच दिखा रही है। और इसकी जो मेमोरी ट्रिक है नोट्स में, वो तो पूरा दिमाग में छप जाएगी। सुनो, 58 में नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच की ऐसी नींव रखी कि देश को डीआरडीओ और आईएसआरओ जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गए। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। है ना? तो अब सोच विकसित हो गई, इंस्टीट्यूट बन गए। अब चलते हैं अपनी चौथी स्लाइड यानी 1983 की तरफ। हाँ, 1983 तक आते आते ना हमारी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। राइट। तो स्लाइड 4 में विजुअल कुछ ऐसा है कि 2 लोहे के गियर्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक पर लिखा है स्वदेशी और दूसरे पर रोजगार और ऊर्जा। और इनके बिल्कुल पास रखा है 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप का रेफरेंस Yeah. बहुत स्मार्ट है। और इसका कोर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब समझ आ गया कि बाहर वालों पर निर्भर नहीं रह सकते, तो इंदिरा गांधी जी के समय हमने तकनीक में स्वदेशी का गियर डाल दिया। एग्जैक्टली ये था 1983 का टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। 1958 में फोकस साइंस पर था,
पर 83 में फोकस शिफ्ट हो गया टेक्नोलॉजी पर और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर एक बात बताओ, ये अचानक से हम स्वदेशी की बात क्यों करने लगे? मतलब क्या पिछली पॉलिसी काम नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई थी। 1974 में हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना? हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। राइट। तो उसके बाद दुनिया भर ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए, तकनीक आनी बंद हो गई। हमें समझ आ गया कि मुश्किल वक्त में कोई फॉरेन कंट्री हमारी मदद नहीं करेगी। और ऊपर से 70s में ऑयल शॉक भी आया था, एनर्जी क्राइसिस हो गया था। अच्छा, तो मतलब ये हमारी जरूरत बन गई थी स्वदेशी अपनाना। पर स्लाइड में एक और चीज है, वो गियर्स वाले विजुअल में स्वदेशी के साथ रोजगार और ऊर्जा क्यों लिखा है? स्वदेशी से एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी होती थी ना, वो कैपिटल इंटेंसिव होती थी। मतलब वहाँ लेबर महंगी थी, तो वो लोग मशीन ज्यादा यूज करते थे। हाँ, वो लोगों को निकाल कर रोबोट लगा देते हैं। बिल्कुल। पर भारत में उतना पैसा नहीं था और हमारे पास लेबर बहुत थी, लोग थे काम करने के लिए। तो 1983 की नीति में तय हुआ कि हम ऐसी स्वदेशी टेक्निक बनाएंगे जो लेबर इंटेंसिव हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले। और क्योंकि एनर्जी क्राइसिस था, तो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जो ऊर्जा यानी एनर्जी बचाए। भाई वाह, क्या लॉजिक सेट किया है। मतलब हमारे गियर्स फॉरेन गियर्स से अलग चलेंगे क्योंकि हमारी जमीन अलग है। और अगर मैं इसे 1983 के वर्ल्ड कप से जोड़ूं, तो जैसे कपिल देव की टीम ने बाहर वालों को हराकर हमें क्रिकेट में आत्मनिर्भर बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही इस नीति ने हमें टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। हाँ, बहुत एप्ट एनालॉजी है ये। और इसी दौरान C-DOT जैसे संस्थान भी बने थे, जिसने टेलीकॉम रेवोल्यूशन लाया देश में। सही बात है। तो इसकी देसी ट्रिक सुनो फिर। 83 का वर्ल्ड कप जीतकर हम क्रिकेट में आत्मनिर्भर हो गए और 83 की नीति से टेक्नोलॉजी में। ये वाली ट्रिक तो वाकई कोई नहीं भूलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट जंप मारते हैं सीधा 20 साल बाद यानी 2003 में। हाँ, अब आते हैं स्लाइड नंबर 5 पर। और यहाँ विजुअल बिल्कुल बदल गया यार। अब नक्शे पर ना एक सर्किट वाला चमकता हुआ दिमाग बना है और एक हवाई जहाज पर बड़ा सा लाल क्रॉस का निशान लगा है। क्रॉस मतलब हवाई जहाज को रोक रहे हैं। राइट। 2003 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। देखो, 91 के LPG रिफॉर्म्स के बाद ना हमारी इकोनॉमी खुल चुकी थी, ग्लोबलाइजेशन आ गया था। अब हम सिर्फ स्वदेशी रहकर काम नहीं चला सकते थे, हमें दुनिया से कॉम्पीट करना था। तो इसका वन लाइनर में पढ़ता हूँ, दुनिया के बाजार में भारत की एंट्री, जहां हमने अपने दिमाग को इस सबसे बड़ी दौलत यानी नॉलेज इकोनॉमी मान लिया और प्रतिभाओं का विदेश भागना बंद कर दिया। ये जो वर्ड है ना, नॉलेज इकोनॉमी, ये बहुत क्रूशल है। पहले हम मशीन्स और रिसोर्सेज पे फोकस कर रहे थे, अब समझ आया कि सबसे बड़ी दौलत तो इंसान का दिमाग है। राइट, वही चमकता हुआ दिमाग। लेकिन वो हवाई जहाज पर जो क्रॉस है, जिसे आपने ब्रेन ड्रेन रोकना कहा, ये ब्रेन ड्रेन अचानक इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गया 2003 में? क्योंकि हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यहाँ पढ़ते थे, पर जब रिसर्च करनी होती थी तो सिलिकॉन वैली या यूरोप चले जाते थे, क्योंकि वहाँ अच्छी लैब्स और पैसा था। तो इस पॉलिसी ने पहली बार टारगेट सेट किया कि हम अपनी GDP का 2% हिस्सा सिर्फ R&D पर लगाएंगे। ओह, मतलब पैसा यहाँ मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? लेकिन एक बात बताइए, क्या वो 2% वाला टारगेट सच में कभी अचीव हुआ? फ्रैंकली नहीं। वो आज भी करीब 0.7 या 0.8% के आसपास ही रहता है। लेकिन इस पॉलिसी ने ना एक सोच बदल दी। रिसर्च को खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट माना जाने लगा। अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई इसमें, IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ, मुझे याद आया, ये पेटेंट वाला चक्कर। पर 2003 में ही पेटेंट इतना जरूरी क्यों हो गया था अचानक से? WTO बन चुका था ना, और ट्रिप्स एग्रीमेंट आ गया था। दुनिया भर में पेटेंट्स की लड़ाई चल रही थी। याद है जब फॉरेन कंपनीज ने नीम और हल्दी पर पेटेंट लेने की कोशिश की थी? हाँ यार, मतलब हमारे नुस्खे और पेटेंट वो ले रहे थे। एग्जैक्टली। तो हमें समझ आ गया कि अगर हमने अपने आइडियाज को, अपनी रिसर्च को IPR के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया, तो कोई और उसे अपना बनाकर हमें ही बेचेगा। बाप रे, ये तो बहुत डीप गेम था। चलो फिर ट्रिक पर आते हैं इसकी। 2003 में हमने ज्ञान का ऐसा शतक मारा कि R&D में 2% पैसा लगा दिया और वैज्ञानिकों का विदेश भागना यानी ब्रेन ड्रेन रोक दिया। बहुत सही ट्रिक है। ज्ञान इकोनॉमी, ब्रेन ड्रेन और 2%, तीनों फैक्ट्स एक ही सेंटेंस में आ गए। यस। अब आते हैं अपनी आखिरी सीढ़ी पर, स्लाइड नंबर 6, साल 2013। और ये वाली मेरी पर्सनल फेवरेट है।
अच्छा, क्या है इसमें? इसमें विजुअल एकदम धांसू है। एक ग्राफ से उड़ता हुआ एक शानदार जीएसएलवी रॉकेट दिखाया गया है और उसके बगल में मेल और फीमेल के आइकन्स बने, जेंडर पैरिटी दिखाने के लिए। ये 2013 की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी जिसे STIP कहते हैं। और इसका कोर कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि विज्ञान में पहली बार नवाचार यानी इनोवेशन का तड़का और महिलाओं की ताकत के साथ दुनिया के टॉप 5 में उड़ने की तैयारी। बिल्कुल। देखो 1958 में साइंस था, 83 में टेक्नोलॉजी आई, पर 2013 में पहली बार पॉलिसी के नाम में ही इनोवेशन वर्ड जोड़ दिया गया। इनफैक्ट 2010 से 2020 को डेकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया था। अच्छा, पर ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक्चुअल फर्क क्या होता है? सुनकर तो सब एक ही लगता है ना? देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। साइंस है एक बीज, जैसे ग्रेविटी को समझना। राइट? टेक्नोलॉजी वो औजार है जो उस साइंस से बनता है, जैसे रॉकेट या सैटेलाइट। पर इनोवेशन ये तय करता है कि उस सैटेलाइट से आप आम इंसान की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे किसानों को वेदर की जानकारी देना। ओह वाओ, मतलब उस नॉलेज का एक्चुअल यूज इनोवेशन है। एग्जैक्टली। और इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नियम था जिसे SRIST कहा गया। हाँ, नोट्स में भी लिखा है SRIST, SRISTI। ये SRIST क्या भला है? सृष्टि का फुल फॉर्म है साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन सिस्टम फॉर हाई टेक्नोलॉजी लेड पाथ फॉर इंडिया। बाप रे, लम्बा नाम है। हाँ, पर बेसिकली इसका मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना था जहां यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लैब्स और प्राइवेट सेक्टर सब मिलकर काम करें। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते अब। अच्छा, तो मतलब सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा। पर एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ना, वो है जेंडर पैरिटी वाले आइकन्स। मतलब पॉलिसी में प्रॉपरली महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है। ये तो काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच है। बहुत प्रोग्रेसिव और जरूरी भी। देखो, पॉलिसी का स्लोगन था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आप सोचो, अगर आपको दुनिया की टॉप 5 साइंटिफिक शक्तियों में आना है, तो क्या आप अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर आ सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें लीडरशिप रोल्स देने पर स्पेशल फोकस रखा गया। भाई मान गए 2013 की पॉलिसी को, और इसकी देसी ट्रिक भी बिल्कुल परफेक्ट है। सुनिए, 2013 में नवाचार यानी इनोवेशन करके हमने नई सृष्टि रच दी और औरतों के साथ मिलकर दुनिया के टॉप 5 में आ गए। क्या बात है, पूरी कहानी एक सेंटेंस में कवर हो गई है ना? हम्म। तो स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं, जहां पर इनकी मास्टर समरी दी हुई है। एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल, ताकि सबके दिमाग में ये लॉक हो जाए। तो हमने देखा कि 1958 में शुरुआत हुई वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर से। फिर 1983 में आई आत्मनिर्भरता और स्वदेशी टेक्निक। राइट, गियर्स और वर्ल्ड कप। फिर 2003 में हम बढ़े ज्ञान अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, जहां ब्रेन ड्रेन को रोकना था। और फाइनली 2013 में आया नवाचार और सृष्टि। एकदम परफेक्ट क्रोनोलॉजी है ये। एक गरीब देश से लेकर दुनिया के टॉप इनोवेटर्स बनने तक का सफर। पर जब मेहनत और सही रणनीति का कोई विकल्प नहीं होता और तकनीक जब शिक्षा से मिलती है तो सफलता तय है। बहुत ही गहरी बात है। कड़ी मेहनत और तकनीक का तालमेल ही आज के समय में सफलता की चाबी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इन तथ्यों या बुलेट पॉइंट्स को रटना नहीं है। हम इन स्मार्ट नोट्स के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि भारत का आधुनिक विज्ञान और ये पूरा रणनीतिक तकनीक का इकोसिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा है। तो कहां से शुरू करें? शुरुआत उसी चीज से करते हैं जो आज हम सबके फोन में है, डिजिटल पेमेंट। इन स्टडी टेक नोट्स की पहली स्लाइड में मोबाइल फोन और फिंगरप्रिंट स्कैनर की तस्वीरें दी गई हैं। डिजिटल पेमेंट ने तो वाकई पूरी अर्थव्यवस्था की नींव ही बदल कर रख दी है। हाँ, और यहाँ यूपीआई का जिक्र है, जो अब तो रियल टाइम पेमेंट का पर्याय ही बन चुका है। लेकिन जो सबसे नया अपडेट यहाँ हाईलाइट किया गया है वो है यूपीआई 123 पे। मतलब अब बिना इंटरनेट वाले जो साधारण फीचर फोन होते हैं ना, उनसे भी पेमेंट हो सकती है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करती है, तय बात है। और इसके साथ ही नोट्स में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया है, जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। देखिए, इस जैम ट्रिनिटी के काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही वैज्ञानिक और सुरक्षित है।
जनधन ने तो करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया हाँ, और आधार ने उनकी एक अनोखी डिजिटल पहचान तय कर दी जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और मोबाइल ने उस पहचान को संवाद का जरिया दे दिया। तो जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो सिस्टम से लीकेज यानी पैसों की जो चोरी होती थी बीच में, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो कि अब बीच में कोई इंसान है ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ एक सर्वर है जो सीधे लाभार्थी के खाते को चेक करता है और पैसा ट्रांसफर कर देता है। और इसे याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही मजेदार देसी ट्रिक दी गई है। इसमें लिखा है, सरकार ने जैम लगाकर बिचौलियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, दिमाग में छप जाने वाली बात है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया इसे पढ़कर। इसी डिजिटल ढांचे में डिजी लॉकर का भी जिक्र है, जिसने वो कागजी दस्तावेज लेके घूमने का झंझट ही खत्म कर दिया है। लेकिन एक जगह आकर मुझे थोड़ा सा संशय होता है। अच्छा, किस बात पर? यहाँ भाषिणी यानी भाषिणी AI नाम के एक प्रोजेक्ट का जिक्र है। नोट्स कहते हैं कि ये AI का उपयोग करके भाषा के रुकावट को तोड़ता है। इसकी देसी ट्रिक भी है, देश की भाषा को आसान बनाए भाषिणी। हाँ, भाषणी कोई छोटा मोटा टूल नहीं है, ये डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हिस्सा है। पर यहीं पर मेरा सवाल है यार, मतलब क्या AI सच में दूर दराज के गांव में भाषा की दीवार तोड़ सकता है? भारत में तो हर कुछ किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। कहीं ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लगने वाला कोई तकनीकी दावा तो नहीं है? आपका ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन भाषणी के पीछे का जो तंत्र है ना, वो इसे आम अनुवाद करने वाले ऐप से बहुत अलग बनाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, भाषणी सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM पर आधारित है। इसे भारत की स्थानीय भाषाओं और बोलियों के लाखों घंटों के वॉइस डेटा पे ट्रेन किया गया है। ओके। तो जब कोई किसान अपनी क्षेत्रीय बोली में स्मार्टफोन पर बोलकर, मान लीजिए मौसम की जानकारी मांगता है, तो भाषणी का AI पहले उस आवाज को टेक्स्ट में बताता है। हाँ। फिर उसे उस भाषा में बदलता है जिसमें इंटरनेट पर डेटा मौजूद है, वहां से जानकारी निकालता है और वापस उसे उस किसान की बोली में आवाज बनाकर सुना लेता है। और ये सब कुछ ही मिलीसेकंड्स में हो जाता है। ओह, तो ये सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुल है जो इंटरनेट के असीमित ज्ञान को सीधा स्थानीय भाषा में ढाल रहा है। बिल्कुल, ये सूचना के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो सच में कमाल है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नोट्स में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस का जिक्र है। हाँ, जिससे गांव का कोई भी मरीज शहर के बड़े डॉक्टर से वीडियो कॉल पर परामर्श ले सकता है। सही कहा। लेकिन नोट्स में एक और चीज है, एक VIP फैक्ट है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो है क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य। ये तो आधुनिक चिकित्सा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। हाँ, और इसकी देसी ट्रिक भी बड़ी मजेदार दी है इन्होंने। ट्रिक है, बीमारी वाले जीन को क्रिस्प करके काट दो। ये ट्रिक जितनी मजेदार है ना, तकनीक उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें होता क्या है कि खून की लाल कोशिकाएं गोल होने के बजाय हंसिया या दरांती के आकार की हो जाती हैं, जो खीतों में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल वैसे ही आकार की, जिससे नसों में खून का बहाव रुकने लगता है। सदियों से इसे लाइलाज माना जाता था, क्योंकि खराबी तो शरीर के ब्लूप्रिंट में है, यानी DNA में होती है। तो फिर ये क्रिस्पर तकनीक उस DNA तक पहुंचती कैसे है? क्रिस्पर को आप एक आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सिजर्स के रूप में देख सकते हैं। इसमें Cas9 नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसे एक खास गाइड RNA के साथ शरीर में भेजा जाता है। अच्छा। ये गाइड RNA ना बिल्कुल एक खोजी कुत्ते की तरह काम करता है। ये पूरे DNA में घूमकर उस सटीक जगह को ढूंढता है जहां सिकल सेल वाली खराबी है। और फिर जैसे ही वो जगह मिलती है, वो Cas9 प्रोटीन कैंची की तरह उस खराब हिस्से को काट देता है और फिर वैज्ञानिक वहां एक सही और स्वस्थ जीन फिट कर देते हैं और बस बीमारी जड़ से खत्म। बाप रे, ये तो सचमुच विज्ञान का चमत्कार है। मतलब शरीर के इतने माइक्रो लेवल पर जाकर इलाज हो रहा है। ओह, चलिए शरीर के इस अति सूक्ष्म लेवल से निकलकर अब जरा बाहर की दुनिया में चलते हैं, यानी हमारे खेतों और सड़कों की तरफ। हाँ, डिजिटल दुनिया का असर अब हमारे भौतिक ढांचे पर भी साफ दिखने लगा है। एकदम। इन स्टडी टेक के नोट्स में एग्रीकल्चर 4.0 के तहत किसान ड्रोन का जिक्र है, जो खेतों के ऊपर उड़कर कीटनाशकों का बिल्कुल सटीक छिड़काव कर रहे हैं। और साथ ही ई-नाम का कॉन्सेप्ट भी है, यानी वन नेशन वन मार्केट। जी,
जहां किसान अपनी फसल देश की किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेच सकता है। पर ये ई-नाम काम कैसे करता है? ई-नाम का तकनीकी मॉडल सिर्फ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसा नहीं है। ये असल में स्थानीय कृषि उपज मंडियों का एक पूरा डिजिटल नेटवर्क है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये स्थानीय बिचौलियों के एकाधिकार को पूरी तरह तोड़ देता है। वो कैसे? मान लीजिए किसी जगह पर व्यापारी मिलकर फसल का दाम जानबूझकर गिरा देते हैं, तो किसान को मजबूरी में बेचना नहीं पड़ेगा। वो तुरंत ई-नाम पोर्टल पर अपनी उपज की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट अपलोड करेगा और किसी दूसरे राज्य के खरीदार को ऊंचे दाम पर अपनी फसल बेच सकता है। अरे वाह! ये तो किसानों के लिए सच में एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। इसी तरह खेती में एक और वैज्ञानिक पहल का नोट्स में जिक्र है, बायो फोर्टिफाइड फसलें, हाँ, बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे जिंक युक्त चावल और आयरन युक्त बाजरा। नोट्स के अनुसार ये देश से कुपोषण दूर करने के लिए है। देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन एक बहुत ही गहरी सोच का नतीजा है। कुपोषण का मतलब सिर्फ खाना न मिलना नहीं होता है। हाँ, वो तो है। एक बहुत बड़ी समस्या है छिपी हुई भूख या हिडन हंगर। मतलब आपका पेट तो भरा है, लेकिन शरीर को जो जरूरी जिंक, आयरन या विटामिन चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके समाधान के लिए घर घर जाकर अलग से गोलियां बांटना बहुत खर्चीला और मुश्किल काम है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने बीजों की जेनेटिक ब्रीडिंग ही इस तरह से कर दी कि फसल के अंदर प्राकृतिक रूप से ही ये पोषक तत्व पैदा होने लगे। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हाँ, अब जो इंसान अपना सामान्य चावल खा रहा है, उसे उसी चावल से पर्याप्त जिंक भी मिल रहा है, उसे पता भी नहीं है, और उसका कुपोषण दूर हो रहा है। एक बेहद स्थायी समाधान। अब अगर हम बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ नोट्स में स्वदेशी तकनीक का एक अलग ही स्तर नजर आता है। यहाँ नाविक यानी नाविक का जिक्र है, जो ISRO द्वारा बनाया गया भारत का अपना स्वदेशी GPS नेविगेशन सिस्टम है। हाँ, और नोट्स में बड़े मजे लेते हुए इसकी ट्रिक दी गई है। जैसे समुद्र में नाविक रास्ता दिखाता है, वैसे ही अब मोबाइल में नाविक रास्ता दिखाएगा। बहुत ही सटीक ट्रिक है। लेकिन नाविक सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक जरूरत भी है। अच्छा, वो कैसे? आपको 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा। हाँ। उस समय हमें सटीक लोकेशन डेटा की सख्त जरूरत थी, लेकिन हम विदेशी GPS प्रणालियों पर निर्भर थे और उन्होंने हमें डेटा देने से मना कर दिया था। ओह हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो आज अपना खुद का 7 सैटेलाइट्स का समूह अंतरिक्ष में होना यह सुनिश्चित करता है कि भारत का नेविगेशन डेटा किसी और देश के नियंत्रण में नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल। और ये आत्मनिर्भरता परिवहन के दूसरे क्षेत्रों में भी साफ दिख रही है, जैसे फास्टैग का इस्तेमाल, जो RFID तकनीक पर काम करता है। मुझे हमेशा ये सोचने में बड़ा मजा आता है कि यार फास्टैग में तो कोई बैटरी होती ही नहीं है, तो फिर टोल प्लाजा का स्कैनर उसे पढ़ कैसे लेता है? इसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का कमाल का विज्ञान है। देखिए, फास्टैग असल में एक पैसिव चिप है। पैसिव चिप मतलब इसमें अपनी कोई पावर नहीं होती। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास पहुंचती है, तो प्लाजा पर लगा स्कैनर रेडियो तरंगे छोड़ता है। उन तरंगों की जो ऊर्जा होती है ना, उसी ऊर्जा से फास्टैग के अंदर मौजूद छोटी सी चिप और एंटेना कुछ माइक्रोसेकंड के लिए ऑन हो जाते हैं। अरे हाँ, और वो अपना डेटा स्कैनर को भेज देते हैं और आपका पेमेंट कट जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में फास्टैग को किसी बैटरी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है, मतलब मुफ्त की ऊर्जा से काम हो रहा है। ये तो गजब की इंजीनियरिंग है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME-2 योजना का भी जिक्र है नोट्स में। लेकिन परिवहन के सेक्शन में जिस तकनीक ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो है रेलवे का कवच सिस्टम। हाँ, कवच भारत का अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। बिल्कुल। मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे ये तकनीक बिल्कुल चुंबक के 2 समान ध्रुवों, मतलब लाइक पोल्स जैसी लगी। वो कैसे? जैसे जब 2 चुंबक के समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना? आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, वे आपस में टकराते नहीं है। तो कवच का काम भी तो कुछ ऐसा ही है ना? ये उपमा बहुत ही शानदार है। कवच तकनीक का मूल सिद्धांत भी यही है कि ट्रेनों को किसी भी हाल में एक दूसरे के करीब आने से रोकना है। तो ये काम कैसे करता है? तकनीकी भाषा में समझें तो कवच सिस्टम में रेलवे ट्रैक के किनारे, सिग्नल्स पर और ट्रेनों के इंजनों में RFID और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस लगे होते हैं। ओके। ये सारे डिवाइस लगातार एक दूसरे से और केंद्रीय सर्वर से बात करते रहते हैं, डेटा साझा करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई लोको पायलट गलती से रेड सिग्नल पार कर जाए, तब क्या होगा? जैसे ही ऐसा होता है,
कवच सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाता है। अगर सिस्टम को पता चलता है कि उसी ट्रैक पर सामने से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो पायलट के रिएक्शन का इंतजार नहीं करता। अच्छा। नहीं, कवच खुद इंजन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है और दोनों ट्रेनों को टकराने से पहले ही एक सुरक्षित दूरी पर रोक देता है। कमाल है। ये तकनीक तो सचमुच अनगिनत जानें बचा सकती है। तो जमीन पर इन सुरक्षा और विकास की बातों के बाद अब जरा रुख करते हैं प्रकृति, ऊर्जा और गहरे समुद्र की ओर। चलिए। ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र है, जो छतों पर सोलर पैनल लगा रही है, और ये उजाला योजना है जिसने पूरे देश में पुराने पीले बल्बों को एलईडी बल्ब पहुंचा दिए हैं, जिससे बहुत बिजली बची है। हाँ, लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। E20 मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, E20 के पीछे ना रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस या खराब हो चुके अनाज के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, जो कि एक तरह का अल्कोहल होता है ना? बिल्कुल। जब इस इथेनॉल को पेट्रोल में 20% तक मिलाया जाता है, तो इंजन के अंदर ईंधन के जलने की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा बेहतर और साफ होती है। इससे टेल पाइप से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैसों का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है। तो पर्यावरण को फायदा हुआ। और इसका आर्थिक पहलू ये है कि हम जो करोड़ों डॉलर का कच्चा तेल बाहर से मंगाने में खर्च करते हैं, वो पैसा बच जाता है ना? एकदम सही। और वो बचा हुआ पैसा सीधा उन भारतीय किसानों की जेब में जाता है जो इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना या मक्का उगाते हैं। ये पूरी तरह से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी का शानदार उदाहरण है। ये तो सच में कमाल का समाधान है। अब अगर हम प्रकृति से जुड़ी आपदाओं की बात करें, तो यहाँ नोट्स में इसरो के भुवन पोर्टल का उल्लेख है। इसे इसरो का गूगल मैप्स कहा जा रहा है जी। और साथ ही समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं, उन्हें सुनामी और चक्रवात का अलर्ट देने के लिए जेमिनी डिवाइस का जिक्र है। नोट्स में इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है। मछली पकड़ने वालों की जान बचाती है जेमिनी। जेमिनी डिवाइस तो मछुआरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन भुवन पोर्टल के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? यह सिर्फ एक नक्शा या मैप नहीं है, ये जियोस्पेशियल गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा हथियार है। उदाहरण के लिए सरकार मनरेगा के तहत गांव-गांव में जो कुएं, तालाब या पंचायत भवन बनवाती है ना, हाँ, उन सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग इसी भुवन पोर्टल के जरिए की जाती है। जियो टैगिंग का मतलब कि सैटेलाइट से उस जगह की तस्वीर और अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। सही पकड़े, बिल्कुल यही। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो पैसा तालाब खोदने के लिए दिया गया था, वो असल में वहां जमीन पर खर्च हुआ भी है या नहीं, ये सीधे अंतरिक्ष में बैठे सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता है। अरे वाह! मतलब अब कागज पर कोई फर्जी निर्माण दिखाकर पैसे गायब करना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे हमारा अंतरिक्ष विज्ञान सीधे तौर पर भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहा है। और इसी में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के तहत मत्स्य 600 मिशन का भी जिक्र है, जिसे समुद्रयान मिशन भी कहते हैं। हाँ, भारत का पहला मानवयुक्त पनडुब्बी मिशन। हाँ, जो 6000 मीटर नीचे जाकर खनिजों की खोज करेगा। और नोट्स बनाने वालों ने इसके लिए भी एक गजब की देसी ट्रिक दी है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर समुद्र की गहराई नापी थी। हाँ, ट्रिक्स तो वाकई मजेदार हैं। पर इस मिशन की इंजीनियरिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, क्यों? क्योंकि 6000 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान को 1 सेकंड से भी कम में कुचल सकता है। बाप रे! इसीलिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी का जो केबिन है, वो 2.1 मीटर व्यास वाले टाइटेनियम धातु के एक बेहद मजबूत गोले से बना है। यही गोला उस भयानक दबाव को सहते हुए अंदर बैठे 3 वैज्ञानिकों को सुरक्षित रखेगा। ये तो बिल्कुल समुद्र के अंदर एक स्पेस सूट पहनने जैसा ही हो गया। इसी नीली अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में ना, लक्षद्वीप में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की अलवणीकरण या डिसैलिनेशन तकनीक का भी उल्लेख है। जी, जिसे हमारे NIOT ने विकसित किया है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहां बात हो रही है धरोहर, साइबर सुरक्षा और रक्षा की। मतलब हम अपनी सीमाओं, अपने डेटा और यहाँ तक कि अपने प्राचीन ज्ञान को
कैसे सुरक्षित रख रहे हैं। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है ना, तो ये सिर्फ हमारी जमीनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। आज के दौर में बौद्धिक संपदा और डिजिटल स्पेस की सुरक्षा भी उतनी ही अहम हो गई है। हाँ, और नोट्स में बताया गया है कि भारत के प्राचीन ज्ञान जैसे हल्दी, नीम और योग के इनके डिजिटल रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जिन्हें TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा बायोपायरेसी यानी पेटेंट की चोरी को रोकना है। और इसके साथ ही आयुष ग्रिड का भी जिक्र है, जो आयुर्वेद को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ रहा है। पर मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? यही कि हम अपनी हजारों साल पुरानी पारंपरिक जानकारी को बचाने के लिए आज के सबसे आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दादी नानी के नुस्खों वाली जो हल्दी है, उसे बचाने के लिए हम डिजिटल डेटाबेस और सर्वर्स का उपयोग कर रहे हैं। प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए अति आधुनिक तकनीक की ढाल। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। देखिए, समय के साथ ज्ञान के संरक्षण के तरीके तो बदलने ही पड़ते हैं ना। हाँ, वो तो है। अगर हम इन प्राचीन औषधियों के फॉर्मूले को 34 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट करके इस डिजिटल लाइब्रेरी में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कोई विदेशी फार्मा कंपनी नीम के गुणों का अपने देश में पेटेंट करा लेगी। और फिर हमें अपनी ही जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो कि पहले होने भी लगा था। ये तो सच में बहुत जरूरी कदम है। तो ये तो हुई बौद्धिक संपदा की रक्षा। इसी तरह हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को हैकर्स से बचाने के लिए नोट्स में सर्टन का जिक्र है, जो साइबर हमलों पर नजर रखने वाली हमारी राष्ट्रीय एजेंसी है। जी। अब जरा रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं। स्लाइड में अग्नि 5 मिसाइल की एक बहुत शानदार तस्वीर है और साथ में लिखा है मिशन दिव्यास्त्र। यह मिर्व तकनीक पर आधारित है और नोट्स में इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। एक मिसाइल, अनेक निशाने। अग्नि 5 में मिर्व यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का सफल परीक्षण सच में हमारी सेना का एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि यह अनेक निशाने वाला सिस्टम काम कैसे करता है। क्या मिसाइल हवा में जाके टूट जाती है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पारंपरिक मिसाइल होती थी, उसके आगे सिर्फ एक वॉरहेड या विस्फोटक होता था। वो एक जगह जाकर गिरता था। हाँ। लेकिन MIRV तकनीक में क्या होता है? मिसाइल के ऊपरी हिस्से में एक बस जैसी संरचना होती है। बस? हाँ, तकनीकी भाषा में उसे बस कहते हैं, जिसके अंदर कई अलग अलग छोटे वॉरहेड्स रखे होते हैं। जब मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो ये बस खुलती है और एक एक करके उन वॉरहेड्स को अलग अलग दिशाओं और अलग अलग कोणों पर छोड़ देती है। मतलब एक ही मिसाइल से छोड़े गए अलग अलग हथियार अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों पर जाके गिर सकते हैं। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और चूंकि ये सभी वॉरहेड्स वायुमंडल में अलग अलग रास्तों से वापस प्रवेश करते हैं, तो दुश्मन के रेडार और एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए यह तय करना असंभव हो जाता है कि किसे रोकें और किसे छोड़ें। यह हमारी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। बाप रे, ये जानकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी रक्षा वाले खंड में नोट्स में एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व का भी नाम दिया गया है, डॉक्टर टेसी थॉमस। इनकी तस्वीर के साथ लिखा है कि इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो अग्नि मिसाइल परियोजनाओं की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं। हाँ, इतने बड़े रणनीतिक हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक का करना, ये नारी शक्ति और भारतीय विज्ञान की प्रगति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एकदम सही कहा आपने। तो अपनी जड़ों और सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद अब हमारे इस डीप डाइव का सफर सीधे सितारों की ओर उड़ान भरता है। अंतरिक्ष विज्ञान और कुछ सुपर VIP फैक्ट्स की बात करते हैं जो नोट्स के आखिर में है। स्पेस सेक्टर में तो हमने हाल ही में बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं। हाँ, चंद्रयान 3 के बारे में तो खैर पूरी दुनिया जानती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और जिस जगह लैंडर विक्रम उतरा, उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और उसके तुरंत बाद हमने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च कर दिया। हाँ, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए L1 यानी लाग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है।
ये लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में मौजूद वो खास पार्किंग स्पॉट्स होते हैं जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देता है। अच्छा, मतलब खिंचाव बराबर हो जाता है। बिल्कुल। वहां यान को टिकाए रखने के लिए ईंधन की बहुत कम जरूरत पड़ती है और वहां से बिना किसी रुकावट के सूर्य पर लगातार नजर रखी जा सकती है। क्या बात है। और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का अगला सबसे बड़ा कदम होने वाला है गगनयान मिशन। भारत का अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसमें जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम भी नोट्स में दिए गए हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मुझे नोट्स में एक नया शब्द देखने को मिला, प्राइवेट स्पेस सेक्टर। इसमें बताया गया है कि स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ओह, स्काईरूट की यह सफलता ये दिखाती है कि भारत का स्पेस इकोसिस्टम अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं रह गया है। जैसे अमेरिका में नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी है। एकदम। जैसे वहां नासा के साथ साथ निजी कंपनियां काम कर रही हैं, वैसे ही अब भारत में भी युवा स्टार्टअप्स अंतरिक्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सच में एक नई शुरुआत है। अंत में कुछ और सुपर वीवीआईपी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इन स्टडी टेक नोट्स में बहुत हाईलाइट किए गए हैं। जैसे ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो अब वैज्ञानिक रिसर्च की फंडिंग की सबसे बड़ी संस्था बन गया है। जी। फिर ई-रूपी है जो एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर है। वाह। और फिर एक और कमाल की चीज है, हिंगोली महाराष्ट्र में लाइगो इंडिया की विशाल लैब बन रही है। हाँ, लाइगो। जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन करना है। ये तरंगे क्या होती हैं? देखिए, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को एक चादर या तालाब की तरह माने, तो जब 2 विशाल ब्लैक होल आपस में टकराते हैं ना, तो उस भारी टकराव से अंतरिक्ष की उस चादर में लहरें पैदा होती हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से होता है। बिल्कुल वैसे ही। जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, इन्हीं लहरों को गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहते हैं। और ये जो लाइगो वेधशालाएं होती हैं, ये अंग्रेजी के L आकार के कई किलोमीटर लंबे वैक्यूम ट्यूब्स और लेजर बीम का उपयोग करती हैं ताकि इन अति सूक्ष्म लहरों को महसूस किया जा सके। मतलब ब्रह्मांड की हलचल को धरती पर लेजर से नापना। यार, ये तो दिमाग चकरा देने वाला विज्ञान है। और अंतिम फैक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का भारी भरकम टारगेट रखा गया है, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी है। पर मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन तो पानी में होती है ना, H2O, तो इसे ईंधन कैसे बनाया जाता है? देखिए, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर नाम की एक मशीन का इस्तेमाल होता है। इसमें पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है। अच्छा। और जब ये बिजली सोलर या विंड एनर्जी जैसी किसी स्वच्छ ऊर्जा से आती है, तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ये आने वाले समय का सबसे बेहतरीन 100% स्वच्छ ईंधन है। वाह। तो अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाए, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, जीन एडिटिंग हो, रेल सुरक्षा हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, तो मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। और वो पैटर्न ये है कि 2030 तक आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा टेक विजन है ना, उसका मुख्य उद्देश्य केवल दुनिया को अपनी तकनीक का प्रदर्शन करना नहीं है। हाँ। इसका अंतिम लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग, मतलब आम नागरिक के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना। ये एक बहुत ही सार्थक निष्कर्ष है। तकनीक का असली महत्व तो तभी है ना, जब वो किसी किसान की आय बढ़ाए या किसी गरीब मरीज का सस्ता और सुलभ इलाज सुनिश्चित करे। बिल्कुल। बार देखा। हाँ। तो मुझे लगा कि ये शायद सिर्फ फैक्ट्स की एक लंबी सी बोरिंग लिस्ट होगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इन मास्टर क्लास नोट्स के ढांचे को यानी इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल याद करने वाले तथ्यों की नीरस लिस्ट नहीं है। ये पूरी दुनिया में भारत के तकनीकी वर्चस्व की मतलब एक बहुत ही सुविचारित टाइमलाइन है। सही कहा। इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे सदियों पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों ने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां खड़ी हैं। और इसी टाइमलाइन की शुरुआत होती है पहली स्लाइड से, जिसमें एक बड़ा ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट है। इसे नोट्स में नाम दिया गया है दुनिया पर राज करते भारतीय, या फिर थोड़े मजाकिया लहजे में कहूं तो इंडियन CEO वायरस। हाँ, वो टाइटल काफी कैची है है ना?
नोट्स के पहले ही पन्ने पर विश्व का एक बहुत ही शानदार नक्शा बना है और उस नक्शे पर दुनिया की टॉप कंपनियों के लोगोस सजे हुए हैं। गूगल यानी अल्फाबेट के बॉस हैं सुंदर पिचाई, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष अजय बंगा, यूट्यूब के नील मोहन और एडोबी के शांतनु नारायण। ये सभी अपने आप में जायंट्स हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि इन नामों को याद रखने के लिए नोट्स में एकदम जबरदस्त देसी ट्रिक दी गई है। मैं इसे जस का तस पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पढ़िए। यूट्यूब पर नील गगन देखकर शांत मन से सुंदर गूगल किया, फिर सत्य जानकर अजय होकर वर्ल्ड बैंक जीत लिया। वाह। है ना मजेदार? हम्म। एक ही लाइन में सारे ग्लोबल लीडर्स याद हो गए। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, पूछिए। ऐसा क्या है जो इस भारतीय दिमाग को सिलिकॉन वैली की इस क्रिकेट ड्रीम टीम के एकदम शीर्ष पर, मतलब टॉप पर पहुंचा रहा है? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। भारत में तकनीकी शिक्षा का जो इकोसिस्टम दशकों पहले तैयार किया गया था ना, हाँ, ये उसका सीधा परिणाम है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है हमारा परिवेश। जब कोई एक ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है जहां संसाधन यानी रिसोर्सेज थोड़े सीमित होते हैं, जुगाड़। एग्जैक्टली जुगाड़, आप स्वाभाविक रूप से जटिल समस्याओं का सबसे प्रभावी और सस्ता समाधान खोजना सीख जाते हैं। इसे हम जुगाड़ से लेकर स्केलेबल इनोवेशन तक का सफर कह सकते हैं। मतलब कम रिसोर्सेज में बड़ा इम्पैक्ट। सही पकड़ा। ये सीईओज केवल बेहतरीन कोडर या मैनेजर नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अनिश्चितता के बीच मतलब अनसर्टेनिटी में ग्लोबल लेवल पर बड़े सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करना जानते हैं। ये तो हो गई आज के इन ग्लोबल मैनेजर्स की बात। लेकिन जब हम नोट्स की अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां तकनीकी दुनिया के उन बुनियादी आर्किटेक्ट्स की बात होती है जिन्हें आधुनिक तकनीक के देसी जनक कहा गया है, तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली हो जाती है। बिल्कुल, वहां 4 पेडेस्टल्स बने हुए हैं। स्टैंड पर एक कंप्यूटर की चिप रखी है। ये पेंटियम चिप है जिसके जनक विनोद धाम है। और ट्रिक देखिए, कंप्यूटर की चिप में विनोद का धम बसता है। बहुत आसान है याद रखना। दूसरे स्टैंड पर एक चमकता हुआ ईमेल का आइकॉन है। ये हॉटमेल है जिसे सबीर भाटिया ने बनाया। और ट्रिक है, मेल भेजने में सब्र यानी सबीर रखो। ये ट्रिक तो हर किसी को पता होनी चाहिए आजकल। सही बात है। तीसरे पर एक यूएसबी ड्राइव है जिसे अजय भट्ट ने बनाया। इसकी ट्रिक तो मुझे सबसे मजेदार लगी। पॉट भट्ट से घुस जाता है। भट्ट से घुस जाता है, हाँ। और चौथे स्टैंड पर एक विशाल सर्वर या कहे सुपर कंप्यूटर रखा है। ये परम 8000 है जिसे विजय पी भाटकर ने बनाया, जिसकी ट्रिक है सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत ने विजय प्राप्त की। एकदम सटीक। पर यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। मतलब हम रोज अपने फोन में यूएसबी केबल लगाते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, लेकिन अजय भट्ट जैसे मेड इन इंडिया दिमागों की उतनी चर्चा क्यों नहीं होती जितनी किसी नया ऐप बनाने वाले की होती है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाया है आपने। असल में टेक की दुनिया में होता क्या है कि जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो कंपनियां डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बेचती हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्स। हाँ, वो सारा लाइमलाइट ले जाती हैं। लेकिन जो बैक एंड आधारभूत हार्डवेयर है वो पर्दे के पीछे बस खामोशी से अपना काम करता रहता है। उदाहरण के लिए अजय भट्ट के यूएसबी आविष्कार को ही ले लीजिए। उसने क्या बदलाव किया था एग्जैक्टली? देखिए, यूएसबी से पहले कंप्यूटर के पीछे दर्जनों अलग अलग आकार के पोर्ट्स होते थे। प्रिंटर का पोर्ट अलग, माउस का अलग, कीबोर्ड का अलग। ओ हाँ, वो गोल वाले और लंबे वाले पिन्स। बिल्कुल। यूएसबी ने इस पूरी जटिलता को खत्म करके यूनिवर्सल प्लग इन प्ले के सिद्धांत दिया, एक ही पोर्ट सबके लिए। इसी तरह जब भारत को 80s के दशक में विदेशी सुपर कंप्यूटर यानी क्रे देने से मना कर दिया गया था। अच्छा, मना कर दिया था? हाँ, तब विजय भाटकर ने शून्य से शुरू करके परम 8000 बनाया। तो ये सेक्शन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय केवल तकनीक के कंज्यूमर्स नहीं रहे हैं, बल्कि इस डिजिटल युग की ईंटें भी हमने ही रखी हैं। क्या बात है। और इन ईंटों की बुनियाद तो बहुत पुरानी है। अगर ये हमारी आधुनिक नींव है तो इसकी असली जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में मिलती हैं। नोट्स की तीसरी स्लाइड पर कुछ प्राचीन कागज या स्क्रोल्स के चित्र बने हैं। ये प्राचीन भारत के असली वैज्ञानिक विषय को दर्शाते हैं। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इन नोट्स का। पहले स्क्रॉल पर एक स्कल्पल यानी सर्जरी का ब्लेड और एक आंख बनी है। ये सुश्रुता है जो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट सर्जरी के जनक थे।
दूसरे स्क्रोल पर एक चमकता हुआ एटम बना है। ये महर्षि कणद है जिन्होंने जॉन डाल्टन से हजारों साल पहले ही परमाणु सिद्धांत दे दिया था। और उसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक बहुत सटीक है, कण से कणाद। तीसरे पर ज्योमेट्री के आकार बने हैं। ये बौधायना है जिन्होंने पाइथागोरस से सदियों पहले ही ज्योमेट्री का सुलभ सूत्र दिया था। लोगों को लगता है सब कुछ वेस्ट से आया है, पर यहाँ देखिए। वही तो, लेकिन जो चौथा स्क्रॉल है ना, उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। ऐसा क्या था उसमें? इस पर एक दीमक के टीले टर्माइट माउंट का चित्र है और उसके नीचे भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर बह रहा है। वराह मीरा ने ये बताया था कि दीमक देखकर जमीन के नीचे पानी का पता लगाया जा सकता है। मतलब जरा रुकिए, दीमक देखकर पानी खोजना, ये तो किसी मिथक या जादू जैसा लगता है। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी सटीक वैज्ञानिक जानकारी कैसे संभव है? पहली नजर में देखे तो हाँ, ये किसी जादू जैसा ही लगता है, लेकिन प्राचीन भारतीय विज्ञान का जो पूरा आधार था ना, वो प्रकृति का बेहद सूक्ष्म अवलोकन था। डीप ऑब्जर्वेशन। वराह मीरा ने कोई तुक्का नहीं मारा था। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? उन्होंने इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के संबंध को समझा था। वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो दीमकों को जीवित रहने और अपने टीले के अंदर अपना फंगस उगाने के लिए लगभग 100% नमी यानी मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। ओह अच्छा। उसके ठीक नीचे जमीन में पानी का एक स्थायी स्रोत होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये कोई मिथक नहीं है, ये शुद्ध रूप से व्यवहारिक जीव विज्ञान है। वाह, क्या बात है। मतलब प्रकृति के व्यवहार को पढ़कर विज्ञान रचना, और यही व्यवहारिक सोच हमें आज चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी दिखती है। प्राचीन काल के इस गहरे अवलोकन से निकलकर जब हम आज की चुनौतियों पर आते हैं, तो नोट्स की चौथी स्लाइड हमें चिकित्सा, कृषि और नारी शक्ति की ओर ले जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है इन नोट्स में। यहाँ एक तरफ रंग बिरंगी वैक्सीन की शीशियां और एक बायोहैजर्ड शील्ड का चित्र है जो स्वदेशी टीकों को दर्शाता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी है। सीरम इंस्टीट्यूट की सर्ववैक सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। राइट। और ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर मलेरिया की जो वैक्सीन बनाई है R21 मैट्रिक्स M, उसे WHO ने भी मंजूरी दे दी है। ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी जीत है। कृषि की बात करें तो स्लाइड पर पौधे की जड़ और एक स्प्रे बॉटल का चित्र है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला, उनका नाम है। और IFFCO द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया दिखाया गया है। नैनो यूरिया गेम चेंजर है। और इन सब में जो सबसे प्रेरणादायक हिस्सा मुझे लगा वो है नारी शक्ति। डॉक्टर अन्ना मनी है, जिन्हें वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके नाम के साथ बादलों और वेदर वेन का चित्र है। हाँ। ऋतु करिदल है रॉकेट वुमन, जो चंद्रयान 3 और मंगलयान से जुड़ी हैं, जिनके साथ एक उड़ते हुए रॉकेट का चित्र है। और असीमा चैटर्जी हैं, विज्ञान में DSC पाने वाली पहली भारतीय महिला, जिन्हें केमिस्ट्री बीकर से दर्शाया गया है। मतलब विज्ञान अब केवल प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है, ये खेतों, आसमान और अंतरिक्ष तक फैल गया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकल कर आता है वो इन तकनीकों का मानवीय प्रभाव है। मानवीय प्रभाव मतलब सो व्हाट वाला एंगल। हाँ, अगर हम सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन सीयरवैक की बात करें तो ये केवल एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं है। ये भारत और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में लाखों महिलाओं की जान बचाने का एक सस्ता और किफायती साधन है। सही बात है, इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। एकदम। अब लिक्विड नैनो यूरिया का ही उदाहरण ले लीजिए। सामान्य दानेदार यूरिया मिट्टी की गुणवत्ता खराब करता है और उसका बहुत सारा हिस्सा जमीन में बहकर बर्बाद हो जाता है, पर नैनो यूरिया को सीधे पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। ओह, इसलिए उस स्प्रे बॉटल का चित्र था स्लाइड में। बिल्कुल, जिससे पौधे उसे तुरंत सोख लेते हैं। ये न केवल फसल का उत्पादन बढ़ाता है, बल्कि हमारी मिट्टी को जहरीला होने से भी बचाता है। और जब हम डॉक्टर एना मनी या ऋतु करिदल जैसी महिला वैज्ञानिकों को देखते हैं, तो ये साबित होता है कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति अब पूरी तरह से समावेशी है और हर वर्ग के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और जब यही भारतीय प्रतिभा ग्लोबल मंच पर अपना कमाल दिखाती है ना, तो दुनिया को नोबेल पुरस्कार देकर सम्मान करना ही पड़ता है। हाँ, ये अगली स्लाइड का टॉपिक है। नोट्स की अगली कड़ी है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के वैज्ञानिक। यहाँ एक चमकते हुए नोबेल पुरस्कार के स्वर्ण पदक का चित्र है और साथ में एक टेबल बनी है। लेकिन नोट्स बनाने वालों ने यहाँ एक बड़ी मजेदार चेतावनी दी है। चेतावनी?
क्या लिखा है? वहां बड़े अक्षरों में लिखा है एग्जाम ट्रैप, मतलब परीक्षा में अक्सर ये सवाल फंसा देते हैं कि किस वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में नोबेल मिला। ओ हाँ, बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे सीवी रमन को 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स में रमन प्रभाव के लिए मिला, हरगोबिंद खुराना को 1968 में चिकित्सा या मेडिसिन में जेनेटिक कोड के लिए, सही। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी में चंद्रशेखर सीमा यानी तारों की संरचना के लिए, और वेंकटरमण रामाकृष्णन को 2009 में रसायन यानी केमिस्ट्री में राइबोसोम की संरचना के लिए। ये जो एग्जाम ट्रैप वाली टिप दी है ना, वाकई बहुत काम की है। ये टिप तो छात्रों के लिए बेहतरीन है ही, लेकिन ये सूची एक और बहुत गहरी बात बताती है। वो क्या? ये भारतीय सोच की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है, वर्सेटैलिटी। आप देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाया। चंद्रशेखर सीमा ये तय करती है कि कोई तारा अपने जीवन के अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या सुपरनोवा विस्फोट करेगा। बाप रे, सीधा तारों की उम्र! वही तो। और वही दूसरी ओर वेंकटरमण रामकृष्णन ने जीवन की सबसे छोटी इकाई, सेल के अंदर मौजूद राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, उसकी संरचना को डिकोड किया। क्या बात है! और बुनियादी ढांचे को छुआ है। हमने नोबेल विजेताओं की बात की, लेकिन जब यही वैज्ञानिक सोच और मेधा देश की रक्षा में लगती है तो भारत का एक अलग ही भौकाल देखने को मिलता है। स्वागत एकदम। डिफेंस और इंजीनियरिंग वाले हिस्से की बात कर रही हैं आप। हाँ, नोट्स की अगली स्लाइड में डिफेंस और इंजीनियरिंग इनोवेशन का जो डेटा है वो सच में आंखें खोलने वाला है। यहाँ लिखा है कि भारत अब हथियार खरीदता नहीं बल्कि बेचता है, बाय इंडियन आईडीएम श्रेणी। ये पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। और चित्रों का संयोजन देखिए, क्या शानदार है। बर्फीले पहाड़ों पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये प्रचंड है, दुनिया का एकमात्र लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो सियाचिन जैसी 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। और उसकी ट्रिक भी दी होगी, एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसकी ट्रिक है दुश्मन के रडार को देखकर रौद्र रूप धारण कर लेगी। रौद्र रूप, हाँ, ये अच्छा है। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस MK1A है, जिसमें कावेरी इंजन लग रहा है। हवा में उड़ता हुआ एक छोटा विमान है सारस, जो पहला हल्का नागरिक विमान है। जम्मू कश्मीर की एक नदी पर विशाल पुल का चित्र है, चिनाब ब्रिज, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। उसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। और सुनिए, पानी के अंदर एक टॉर्पेडो दिख रहा है, वरुणास्त्र। ट्रिक है, वरुण पानी के देवता हैं और टॉर्पेडो पानी के अंदर चलता है। और अंत में एक जहाज पर मिसाइल कंटेनर है। भारत ने पहली बार अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस को निर्यात किए हैं। मुझे हथियारों को दिए गए ये पौराणिक नाम प्रचंड, रुद्रम, वरुणास्त्र बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली लग रहे हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो इन पौराणिक नामों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो होता ही है दुश्मन पर, लेकिन इन हथियारों के पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे आपने रुद्रम मिसाइल का जिक्र किया, इसे एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जाता है। युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? दुश्मन को देखना। हाँ, यानी दुश्मन के रडार सिस्टम को नष्ट करना ताकि वो हमें ना देख पाए। रुद्रम काम कैसे करती है? ये दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो तरंगों रेडिएशन को ट्रैक करती है और सीधे उसी स्रोत पर जाकर अचूक निशाना लगाती है। ओ, मतलब जहां से सिग्नल आ रहा है वहीं बॉम्ब गिरा दो। एकदम। दुश्मन का रडार नष्ट यानी दुश्मन अंधा। इसलिए इसे रौद्र रूप कहना एकदम तार्किक है। इसके अलावा जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड उड़ाना कोई मामूली इंजीनियरिंग नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां हवा का दबाव इतना कम होता है कि रोटर ब्लेड्स को लिफ्ट ही नहीं मिल पाती, इंजन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। इसे वहां उड़ाना एक चमत्कार है। ये स्वदेशीकरण या इंडिजनाइजेशन सिर्फ गर्व की बात नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आजादी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अपनी सुरक्षा के लिए अब हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ता। सुरक्षा और हथियारों से आगे बढ़कर अब हम छलांग लगाते हैं भविष्य के डिजिटल वर्ल्ड में। नोट्स की अगली स्लाइड है स्वदेशी IT और भविष्य की तकनीकें। ये एक पूरे भविष्यवादी कोलाज की तरह दिख रही है। यहां से थोड़ा साइफाई वाला फील शुरू होता है। हाँ, यहाँ एक माइक्रोचिप, फिंगरप्रिंट वाला स्मार्टफोन, चमकते हुए सर्वर और एक वाईफाई राउटर के चित्र हैं। IT क्षेत्र की बात करें तो भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर हैं, शक्ति जिसे IIT मद्रास ने बनाया
और वेगा, जिसे सीडैक ने बनाया। आईआईटी मद्रास ने ही भारत का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस भी बनाया है, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत जरूरी है। सही बात है। सुपर कंप्यूटिंग में सीडैक का परम सिद्धि एआई है। और ये तथ्य तो कमाल है कि जो वाईफाई हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें सिग्नल को तेज करने वाली मीमो तकनीक भारतीय मूल के प्रोफेसर आरोग्य स्वामी पॉलराज ने ही बनाई थी। ये उन छिपी हुई उपलब्धियों में से एक है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। फ्यूचर टेक की बात करें तो स्लाइड में एक रोबोट पेंटिंग कर रहा है जो जेनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी को दर्शाता है। एक डीप फेक का चित्र है जहां एक रोबोटिक चेहरा ग्लिच हो रहा है, जिसकी ट्रिक है एआई की ताकत का गलत इस्तेमाल, नकली चेहरा, असली खतरा। ये आजकल काफी न्यूज में भी है। CRISPR-Cas9 का जिक्र है जहां चित्र में एक कैंची डीएनए को काट रही है। ये जीव विज्ञान में डीएनए की कट कॉपी पेस्ट तकनीक है। ब्लॉकचेन और ई-रुपी का चित्र है जिसमें शीशे की चेन में रुपए का चिन्ह बना है। ये एक विकेंद्रीकृत बही खाता या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। सही है। और 2030 तक 5G से 100 गुना तेज 6G लॉन्च करने का लक्ष्य है, जिसके लिए भविष्य के सेल टावर का चित्र दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज जिसने मेरे दिमाग की बत्ती ही गुल कर दी, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। ओ, क्वांटम, ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ट्रिकी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। चित्र में एक सामान्य सिक्का है जिस पर जीरो और एक बारी बारी से आ रहे हैं और दूसरी तरफ एक क्वांटम स्फीयर है। नोट्स कहते हैं कि सामान्य कंप्यूटर बिट्स यानी 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। हाँ, सुपरपोजिशन। वही ना, इसकी ट्रिक भी वही है, सुपरपोजिशन का जादू। पर जरा रुकिए, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। एक ही समय में कोई चीज 0 और 1 दोनों कैसे हो सकती है? ये काम कैसे करता है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग सुनने में साइंस फिक्शन लग सकता है, लेकिन चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी भूल भुलैया यानी मेज में फंसी हैं और आपको बाहर निकलने का सही रास्ता खोजना है। अच्छा। एक सामान्य कंप्यूटर जो है ना, वो हर रास्ते पर एक-एक करके जाएगा। वो पहले रास्ते पर जाएगा, बंद गली मिलेगी, फिर वापस आएगा, फिर दूसरा रास्ता आजमाएगा। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। एकदम सही। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर इस सुपरपोजिशन के सिद्धांत के कारण एक ही समय में उस भूल भुलैया के सभी रास्तों पर एक साथ जा सकता है। एक ही टाइम पे? वाह! हाँ। वो 0 और 1 की हर संभव स्थिति को एक ही पल में जांच लेता है। यही कारण है कि ये आज के बेहतरीन सुपर कंप्यूटर से भी 10,000 गुना तेज है। अच्छा, अब जाके समझ आया। और इसी तरह अगर हम क्रिस्पर की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूलर कैंची है, Cas9 प्रोटीन। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई गलत स्पेलिंग टाइप करती हैं और उसे बैकस्पेस से मिटाकर सही शब्द लिख देती है ना? हाँ, वैसे ही वैज्ञानिक क्रिस्पर के जरिए किसी आनुवंशिक बीमारी वाले डीएनए को सटीक जगह से काटकर उसकी जगह स्वस्थ डीएनए लगा सकते हैं। मतलब जेनेटिक बीमारियां कंप्लीटली ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल। और ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत बही खाते का मतलब है कि जानकारी किसी एक सर्वर पर नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटरों पर एक साथ दर्ज है, इसलिए उसे मैनिपुलेट करना या हैक करना लगभग असंभव है। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले 10 सालों में फाइनेंस, डेटा सुरक्षा और चिकित्सा की पूरी परिभाषा बदल देंगी। ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। और अब हम इस मास्टर क्लास नोट्स के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी आखिरी स्लाइड है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वीआईपी मैचिंग टेबल और उसके बाद एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। टेबल में क्या क्या है? टेबल में भारत के उन महान संस्थापकों को उनके कार्यक्षेत्र से जोड़ा गया है जिन्होंने इस पूरी यात्रा की नींव रखी थी। होमी जहांगीर भाभा, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं, विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम या इसरो से जुड़े, सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है पक्षी विज्ञान के लिए। ग्रेट नेम्स। एम विश्वेश्वरैया, आधुनिक भारत के निर्माता, जिनके जन्मदिन पर इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस, बोसॉन कण या गॉड पार्टिकल के जनक। और प्रफुल्ला चंद्र रे, भारतीय रसायन उद्योग के जनक। एकदम कंप्लीट लिस्ट है ये फाउंडेशनल फिगर्स की। और इस टेबल के ठीक नीचे एक बहुत ही सुंदर विजुअल है जो इस पूरी चर्चा का सार है। बीच में भारत का नक्शा है और उसके चारों ओर एक चमकता हुआ लूप यानी चक्र घूम रहा है जो कनेक्ट कर रहा है सबको। हाँ,
ये चक्र 4 अहम चीजों को जोड़ता है। प्राचीन ज्ञान, जिसे स्क्रोल के चित्र से दिखाया है, आधुनिक नींव, जहां कंप्यूटर चिप बनी है, स्वदेशी शक्ति, जिसे स्वदेशी हथियार और वैक्सीन से दिखाया है, और भविष्य का नेतृत्व, जिसके लिए ग्लोब और इंटरनेट है। एक फुल सर्कल बन गया है तो। और इस चक्र के नीचे एक संदेश है और साथ में एक ग्रेजुएशन कैप बनी है जिस पर लिखा है रिवीजन इज द अल्टीमेट ट्रिक। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे नोट्स बनाने वालों ने भारत के विज्ञान के इस विशाल इतिहास और भविष्य को एक संपूर्ण चक्र में पिरो दिया है। वाकई, चाहे परीक्षा हो या जीवन, बार बार दोहराना यानी रिवीजन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट्स को लगता है कि एआई एक अलग चैप्टर है और मिसाइल कंट्रोल एक अलग चैप्टर, पर फंडामेंटली इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया से लेकर अंतरिक्ष की असली गहराइयों तक ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हमारी पहली कॉन्सेप्ट है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो, एक लाइन में समझाती हूँ। IoT का फंडा ये है कि आपकी रोजमर्रा की नॉन लिविंग चीजें आपस में बातें कर रही हैं। हाँ, जैसे कि आप एग्जाम देकर ऑटो से घर आ रहे हो और रास्ते से ही अपने फोन से घर का एसी ऑन कर दिया। बिल्कुल, आपकी कार आपके फ्रिज से बात कर रही है। सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर सोचने वाली बात है कि इसमें डेटा का कितना बड़ा बवंडर बन रहा होगा, है ना? अरे बहुत बड़ा। और यहीं से मैं असली टेक्निकल प्रॉब्लम की बात करता हूँ। जब हम IoT बोलते हैं तो हम 2-4 डिवाइसेस की नहीं, अरबों सेंसर्स की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सही बात है। ये सब हर सेकंड डेटा बना रहे हैं, टेम्परेचर, स्पीड, लोकेशन। अब पुराने तरीके से क्या होता है, ये सारा डेटा प्रोसेस होने के लिए एक सेंट्रल सर्वर पर जाता है जिसको हम क्लाउड बोलते हैं। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट। डेटा वहां गया, प्रोसेस हुआ और फिर वापस डिवाइस के पास कमांड बनकर आया। पर जब डेटा बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स में हो तो टाइम लगता है ना, नेटवर्क पर बोझ पड़ता है। और इसी टाइम लैग को, जिसे टेक्निकल भाषा में लेटेंसी कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए हमारी अगली स्लाइड का कॉन्सेप्ट आता है, यानी एज कंप्यूटिंग। दोस्तों, इसको एक सिंपल देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, एनालॉजीज हमेशा बेस्ट काम करती हैं। सोचो, एक बहुत बड़ी 3 मंजिला हवेली है और इसका मेन किचन ग्राउंड फ्लोर पर है। उसको आप क्लाउड सर्वर मान लो। अब रात के 3 बजे तीसरी मंजिल पर सो रहे एक स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते जोरों की प्यास लगती है। तो बेचारे को उठकर पूरा रास्ता तय करके नीचे किचन तक आना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और फिर वापस जाना पड़ेगा। इसमें कितनी एनर्जी और टाइम वेस्ट हुआ। तो इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपने रूम में ही एक छोटा सा मिनी फ्रिज रख लो। अरे वाह, क्या बात है। प्यास लगी, दरवाजा खोला, पानी पी लिया, मैं किचन तक जाने की जरूरत ही नहीं। एज कंप्यूटिंग एग्जैक्टली यही है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए दूर उस क्लाउड सर्वर वाले मेन किचन तक भेजने के बजाय नेटवर्क के एज पर, यानी आपके डिवाइस के पास ही प्रोसेस कर लो। बिल्कुल। और ये सिर्फ पानी पीने जैसी आसान चीज नहीं है। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात करें ना, तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। वेट, वो कैसे? सोचो, एक ड्राइवरलेस कार 100 की स्पीड से हाईवे पर चल रही है। अचानक एक जानवर सामने आ गया। कार के सेंसर्स ने डेटा कैप्चर किया। अब अगर कार ये डेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी क्लाउड सर्वर को भेजेगी और वहां से कमांड आने का वेट करेगी कि ब्रेक लगाओ, तो उतने मिलीसेकंड्स में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वहां डेटा उसी सेकंड उसी कार के अंदर लगे सिस्टम में प्रोसेस होना जरूरी है। यही एज कंप्यूटिंग की पावर है, जो मशीन्स को इंस्टेंट डिसीजन लेने देती है। क्या मस्त फंडा है। अब जब मशीन्स के खुद डिसीजन लेने की बात आई गई है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना तो बनता है। और आजकल डिजिटल दुनिया का नया ट्रेंड है मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स। ये इंटरनेट का एक एडवांस्ड 3D वर्चुअल रियलिटी वर्जन है, जहां लोग अपने डिजिटल अवतार बनाकर मिलते हैं, क्लासेस लेते हैं और गेम्स खेलते हैं। पर मुझे एक चीज हमेशा हैरान करती है कि इस वर्चुअल दुनिया को चलाने के लिए कितनी मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। सही पॉइंट पकड़ा है आपने। मेटावर्स को लोग सिर्फ एक वीडियो गेम समझ लेते हैं, जो कि गलत है। जब लाखों लोग एक साथ उस वर्चुअल स्पेस में हैं, तो वहां की रोशनी, हवा से हिलते पत्ते, लोगों के एक्सप्रेशंस, सब कुछ रियल टाइम में रेंडर करना पड़ता है। बाप रे, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का पहाड़। बिल्कुल। एक आम कंप्यूटर के बस की बात ही नहीं है।
इसके लिए चाहिए सुपर पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर्स। और यही एंट्री होती है हमारी अगली स्लाइड की। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ताकतवर एआई सुपर कंप्यूटर जो पुणे में है, और इसको याद रखने की एक जबरदस्त देसी ट्रिक है हमारे नोट्स में। हाँ, वो इंद्रदेव वाले हाथी की ट्रिक, राइट? यस। हम सब जानते हैं कि इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था, जो बादलों का राजा और सबसे शक्तिशाली था। तो बस ट्रिक यही है कि जैसे इंद्र का ऐरावत सबसे तेज था, वैसे ही हमारा एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत डेटा के क्लाउड्स को और हेवी प्रोसेसिंग को सबसे तेज स्पीड से संभालता है। एकदम दिमाग में छप जाएगी ये ट्रिक। और ये नाम एकदम परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि एआई को ट्रेन करना, वेदर प्रिडिक्ट करना, इन सब में ऐरावत जैसे सिस्टम ही इंडिया को ग्लोबल टेक रेस में आगे रखेंगे, ताकि हम सिर्फ डेटा यूज करने वाले नहीं बल्कि एआई बनाने वाले बने। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सीरियस मुद्दे पर आते हैं। जब टेक इतनी पावरफुल हो जाए, एआई इतना स्मार्ट हो जाए, तो क्या गारंटी है कि इसका सिर्फ अच्छा यूज होगा? हमेशा ऐसा नहीं होता। सही बात है, जो ड्रोन खेत में पेस्टिसाइड डाल सकता है, वही ड्रोन एक साइलेंट बॉम्ब भी तो गिरा सकता है। जब साइंस इतनी आगे बढ़ जाए तो ये चेक करना जरूरी है कि ऐसी एडवांस टेक गलत देशों या टेररिस्ट के हाथ न लग जाए। इसको हम टेक्निकली डुअल यूज का टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक ही टेक पर दो अलग इरादे। और यहीं से शुरू होती है ग्लोबल डिप्लोमेसी, जिसे हम एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स कहते हैं। पावरफुल देशों ने मिलकर कुछ ग्रुप्स बनाए हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी टेक किसको बेची जाएगी। और दोस्तों, हमारे सोर्स मटेरियल में दुनिया के 4 सबसे प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स दिए हैं, और फैक्ट ये है कि इंडिया इन चारों में से 3 का रिस्पेक्टेड मेंबर है। और इन चारों को याद रखने के लिए एक मास्टर ट्रिक है अपने पास। हाँ, वैम यानी वामन अवतार वाली ट्रिक, WAMN। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। W से क्या है? वाह से है वॉसनार अरेंजमेंट। इसका मेन काम है कन्वेंशनल वेपन्स जैसे टैंक, फाइटर जेट्स और ड्यूल यूज टेक पर नजर रखना, ताकि कोई देश चुपके से हथियारों का पहाड़ ना खड़ा कर ले। और हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। ग्रेट। फिर आता है O यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये बड़ा स्पेसिफिक है। इसका काम है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकना। मतलब केमिकल से दवाई बनानी है तो ठीक है, पर पॉइजनस गैस नहीं बनाने देंगे। एग्जैक्टली। और इंडिया इसका भी मेंबर है। अब आता है M, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। M से MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। 1987 में बना था और इंडिया इसका भी मेंबर है। सही, इसका फोकस है मिसाइल्स और ड्रोन्स पर। लेकिन वेट, यहाँ मेरे पास एक सवाल है जो नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है। MTCR में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है 300 किलोमीटर का। मतलब अगर कोई मिसाइल 299 किलोमीटर तक जाती है तो उसका ट्रेड लीगल है, पर 300 क्रॉस करते ही बैन लग जाता है। ऐसा क्यों? 300 की लिमिट में ऐसी क्या जादू है? ये बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखो, ये 300 किलोमीटर हवा में से नहीं निकाला गया। इसके पीछे कोल्ड वॉर के टाइम की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइल को टैक्टिकल माना जाता है, यानी बॉर्डर पर आमने सामने की लड़ाई के लिए। हाँ, बैटल ग्राउंड वेपन। लेकिन जैसे ही रेंज 300 क्रॉस करती है, गेम बदल जाता है। फिर वो मिसाइल बॉर्डर क्रॉस करके किसी देश की कैपिटल, उसकी पार्लियामेंट या पावर प्लांट्स पर डायरेक्ट अटैक कर सकती है। इसको हम स्ट्रेटेजिक थ्रेट बोलते हैं। ओह, यानी सीधा देश के अस्तित्व पर हमला। एग्जैक्टली। और इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ी है, 500 किलोग्राम का पेलोड, यानी मिसाइल कितना वजन उठा सकती है। जब 80s में ये रूल्स बन रहे थे तो एक अर्ली जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्ब का वजन करीब 500 किलोग्राम होता था। तो 300 किलोमीटर और 500 किलोग्राम का रूल फंडामेंटली न्यूक ले जाने वाली मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाया गया था। क्या मस्त एनालिसिस है। अब आते हैं अपने वॉर्म ट्रिक के आखिरी लेटर N पर। N से NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये न्यूक्लियर मटेरियल्स के ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इंडिया WA और M का मेंबर तो है, पर NSG का मेंबर नहीं है। और उसका रीजन जियोपॉलिटिक्स है। सोर्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि चाइना बार बार इंडिया की एंट्री पर वीटो लगा देता है। हाँ, और हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न्यूट्रल रहना है, कोई पॉलिटिक्स नहीं। फैक्ट ये है कि NSG में नया मेंबर तभी आएगा जब सभी करंट मेंबर्स राजी हों। सही बात है। और चाइना का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि इंडिया ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है, तो उसको NSG में नहीं आने देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ साइंस स्ट्रांग होना काफी नहीं है, ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेसी और वीटो पावर का गेम अलग ही चलता है। बिल्कुल।
पर देखो, मिसाइल टेक हमेशा तबाही के लिए नहीं होती। अगर आप एक बैलिस्टिक मिसाइल के आगे से बॉम्ब हटा दो और वहां एक सैटेलाइट रख दो, तो वो क्या बन जाएगी? वो एक स्पेस लॉन्च व्हीकल बन जाएगी। एग्जैक्टली और यहाँ से हमारी डीप डाइव एक बहुत ही प्राउड मोमेंट की तरफ शिफ्ट होती है, ISRO का ऐतिहासिक सफर। जब पूरी दुनिया आपसे टेक छुपा रही हो, तब आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और ISRO ने यही किया। 15 अगस्त 1969 को जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो बनाया, तब हम एक डेवलपिंग नेशन थे, गरीबी थी। ऐसे में स्पेस का सपना देखना एक बहुत बड़ा स्टेप था। ट्रू, और उसका रिजल्ट मिला 1975 में, जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। लेकिन एक कैच था, हमारे पास उसको लॉन्च करने के लिए बड़ा रॉकेट नहीं था, तो हमने सोवियत यूनियन यानी रशिया की हेल्प ली। अचीवमेंट तो थी, पर उसको कंप्लीट आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस नहीं कह सकते, क्योंकि आप दूसरे के रॉकेट पर डिपेंड थे। और तभी आया 1980 का साल। दोस्तों, ये साल याद रखना, 1980 में हमने रोहिणी यानी RS-1 सैटेलाइट लॉन्च किया। और सबसे खास बात ये थी कि इसको इंडिया की अपनी जमीन से और पूरी तरह स्वदेशी रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया गया था। हाँ, ये असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी। जब आप अपना रॉकेट खुद बना लेते हो ना, तो दुनिया आपको अलग रिस्पेक्ट से देखती है। फिर आपको किसी फॉरेन एजेंसी की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। और हमारे डॉक्टर साराभाई का विजन क्लियर था कि स्पेस टेक का यूज आम आदमी के लिए होना चाहिए, किसी पर पावर दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए 1981 में एप्पल सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जो इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जिससे देश में टीवी और रेडियो की सॉलिड फाउंडेशन बनी। ISRO हमेशा से सोसाइटी फोकस्ड रहा है। फार्मर्स को मौसम बताना, मछुआरों को गाइड करना। और सोसाइटी की जब बात आती है, तो 2004 का EDUSAT मिशन कैसे भूल सकते हैं? ये दुनिया के उन गिने चुने सैटेलाइट्स में से एक था जो स्पेशली सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया था। सोचो, गांव का एक छोटा सा स्कूल जहां शायद इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक से ना आती हो, वहां एक एंटेना लगा है और 36,000 किलोमीटर ऊपर से स्पेस से सिग्नल आ रहा है, जिससे बच्चे टॉप टीचर से मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं। ये टेक का बेस्ट यूज है। सही में गूज़बम्स आते हैं सुनते हैं। पर भैया, इन भारी सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए सुपर पावरफुल रॉकेट्स। और अपनी आखिरी स्लाइड इसरो के दो सबसे मेन रॉकेट्स के बारे में है, PSLV और LVM-3। दोनों का काम सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाना है, पर उनकी पावर और स्टाइल एकदम अलग है। तो इसको मैं अपने स्टाइल में समझाती हूँ। PSLV, जिसको इसरो का वर्कहॉर्स यानी भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है, इसने एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सोचो। हाँ, PSLV बेसिकली लोअर अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट्स में छोटे और मीडियम सैटेलाइट्स भेजने का मास्टर है। इसकी एक्यूरेसी इतनी सॉलिड है कि दूसरे देश इसकी एडवांस बुकिंग करते हैं। और दूसरी तरफ है अपना LVM-3, जिसको इसरो वाले प्यार से फैट बॉय और दुनिया वाले बाहुबली कहते हैं। चंद्रयान 3 को इसी ने चांद पर भेजा था। LVM-3 को इसलिए बनाया गया ताकि जब 4000 किलो या उससे ज्यादा वजन का हेवी सैटेलाइट डीप स्पेस में भेजना हो, तो जो एक्सट्रीम थ्रस्ट चाहिए वो ये दे सके। अगर इन दोनों का फर्क दोस्तों को आसान भाषा में समझाऊं, तो PSLV उस सुपर रिलायबल पैसेंजर ट्रेन जैसी है, जो अपने फिक्स टाइम पर चलती है, डेली रन करती है और 104 अलग-अलग पैसेंजर्स यानी सैटेलाइट्स को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर उनके स्टेशन पर उतार देती है। वाह, बढ़िया एनालॉजी है। और LVM-3? LVM-3 डेली चलने वाली ट्रेन नहीं है। ये एक हैवी ड्यूटी कार्गो प्लेन जैसा है, जिसको तभी गराज से निकाला जाता है जब कोई स्पेशल और बहुत ही भारी डिलीवरी करनी हो, जैसे पूरा का पूरा मून लैंडर। सही बात है। और इन रॉकेट्स का होना प्रूव करता है कि इसरो अब ग्लोबल स्पेस मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका है। बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या जर्नी रही आज की। हमने IoT और एज कंप्यूटिंग से स्टार्ट किया, फिर पुणे के एरावत और मेटावर्स को देखा, फिर वर्मट्रेक से वसनार, ऑस्ट्रेलिया, MTCR और NSG को समझा, और एंड में इसरो के आर्यभट्टा से LVM-3 तक का शानदार सफर तय किया। हाँ, उसे शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं 1983 की। ये वो साल था जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में IGMDP शुरू हुआ था। IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसी मास्टर योजना जिसने हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाया।
क्योंकि उस वक्त देखिए वेस्टर्न कंट्रीज तो हमें टेक्नोलॉजी देने से रहे। बिल्कुल नहीं दे रहे थे, तरह तरह के सैंक्शंस लगे हुए थे। तो ये तय किया गया कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, और इस प्रोग्राम के तहत 5 मेन मिसाइल्स बनाई गईं। और यहीं पर हमारे सामने आता है नोट्स का वो पहला और सबसे जबरदस्त मास्टर कोड, पटना, PATNA। मतलब ये तो मुझे किसी वीडियो गेम के उस चीट कोड की तरह लगता है जिसे टाइप करते ही एक साथ 5 अलग-अलग सुपर पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। एकदम सही कंपैरिजन है। ये 5 सुपर पावर्स ही तो हैं। तो चलिए इस चीट कोड को डीकोड करते हैं। सबसे पहले P और A को देखते हैं। P से पृथ्वी और A से अग्नि। अगर हम इस विजुअल को ध्यान से देखें जो नोट्स में दिया है, तो दोनों मिसाइल्स एक नदी के पार जमीन से जमीन पर हमला कर रही हैं। हाँ, ये एक बहुत ही क्लियर ट्रिक है याद रखने की। नदी के इस पार से उस पार, मतलब दोनों ही सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स है। लेकिन जमीन से जमीन पर मार करने वाली 2 अलग मिसाइल्स क्यों? अगर मैं इनके डेटा को देखूं तो इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस नजर आता है। सही पकड़ा आपने, और वही डिफरेंस इनका असली पर्पस बताता है। देखिए, पृथ्वी जो है ना, वो हमारी पहली स्वदेशी सफलता थी। ये एक टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मतलब अगर सरहद पर अचानक जंग छिड़ जाए और दुश्मन के किसी कैंप या हथियार के डिपो को तुरंत उड़ाना हो, वहां पृथ्वी काम आती है। शॉर्ट रेंज क्विक एक्शन। अच्छा, तो पृथ्वी एक थप्पड़ की तरह है जो सामने वाले को तुरंत पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम अग्नि की बात करते हैं तो गेम पूरा बदल जाता है। स्लाइड में अग्नि के आगे साफ साफ लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। बैलिस्टिक का मतलब वही ना, जो लॉन्च होने के बाद सीधा टारगेट पर नहीं जाती बल्कि पहले ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाती है। एकदम सही। अग्नि लॉन्च होने के बाद एटमॉस्फेयर को पार करके लगभग स्पेस की बाउंड्री तक पहुंच जाती है। फिर ग्रेविटी के असर से एक लंबे रास्ते से वापस नीचे आती है। और जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती होगी कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। मार्च स्पीड पर गिरती हुई मिसाइल को किसी भी आम रेडार से रोकना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अग्नि का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि दुश्मन के बड़े शहरों और कमांड सेंटर्स को टारगेट करने के लिए होता है। मतलब अग्नि वो लंबा डंडा है जो दूर बैठे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करता है कि अगर उसने कुछ किया तो सीधा उसकी राजधानी उड़ जाएगी। क्या बात है। जमीन की सेफ्टी तो हो गई। अब आते हैं स्लाइड 2 पर। आसमान और हवा की बात करते हैं। हाँ, पैटना कोड के अगले 2 लेटर्स T और A, यानी त्रिशूल और आकाश, ये दोनों ही सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं। और इसको याद रखने का ट्रिक तो सबसे फनी और आसान है। नोट्स में शिवजी के त्रिशूल का विजुअल है। अब त्रिशूल को हमेशा जमीन से ऊपर हवा की तरफ ही उछाला जाता है ना? सही बात है। जमीन से हवा, सीधा और सिंपल। त्रिशूल दरअसल एक क्विक रिएक्शन सिस्टम है। अगर अचानक कोई दुश्मन का जेट या ड्रोन बाहर से आता दिखे तो कुछ ही सेकंड्स में त्रिशूल फायर किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर दुश्मन 1 या 2 प्लेन्स नहीं बल्कि एक साथ 10-15 ड्रोन भेज दें, तब क्या होगा? त्रिशूल तो शायद वहां कंफ्यूज हो जाए। और यहीं पर एंट्री होती है आकाश मिसाइल की। आकाश का कोर फीचर ही यही है कि वो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को लॉक और डिस्ट्रॉय कर सकती है। हाँ, स्लाइड में हाईलाइट किया गया है मल्टीपल टारगेट्स। पर यह आखिर एक साथ इतने सारे प्लेन्स को ट्रैक कैसे करती है? इसका राज छिपा है इसके रेडार में, जिसे फेज्ड अरे रेडार कहते हैं। देखिए, पुराने रेडार उस गोल घूमती हुई छतरी की तरह होते थे जो एक बार में एक ही तरफ देख सकते हैं। हाँ, जो फिल्मों में हरा हरा घूमता हुआ दिखता है। बिल्कुल वही। पर आकाश का रेडार घूमता नहीं है। उसमें हजारों छोटे छोटे एंटेनाज होते हैं जो एक ही सेकंड में अलग अलग दिशाओं में बीम भेजते हैं। अरे वाह, मतलब जैसे किसी मक्खी की हजारों आंखें होती हैं जो एक साथ हर तरफ देख सकती हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। इसी वजह से आकाश एक ही वक्त में हवा में मौजूद कई खतरों को ट्रैक करके एक साथ कई मिसाइल्स को उनकी तरफ गाइड कर सकती है। ये हुई ना बात, हवा का एकदम सॉलिड रक्षक। अब आते हैं पटना कोड के आखिरी और सबसे खतरनाक लेटर पर, N यानी नाग। नाग, जो कि एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। ये किसी भी भारी भरकम आर्मर्ड टैंक को मिट्टी में मिला सकती है। नोट्स का विजुअल देखिए। एक भयानक कोबरा सांप एक मिसाइल से लिपट कर दुश्मन के टैंक को जकड़ रहा है। और इसका मोटो क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ।
हाँ, जैसे नाग एक बार दस लेता है तो अपना काम करके भूल जाता है, शिकार का किस्सा वहीं खत्म। लेकिन सुनने में ये फायर एंड फॉरगेट बड़ा आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली सोचिए, जंग के मैदान में एक आम जवान के लिए उस विशालकाय टैंक के सामने खड़े होना कितना बड़ा नाइटमेयर होगा। ये टेक्निक असल में ऑपरेट कैसे होती है? इसको समझने के लिए पुरानी जेनरेशन की मिसाइल्स को देखना होगा। पहले क्या होता था, जब कोई सैनिक टैंक पर मिसाइल दागता था तो उसे एक वायर या लेजर के जरिए उस मिसाइल को टारगेट तक गाइड करना पड़ता था। मतलब जब तक मिसाइल टैंक पर लग नहीं जाती, सैनिक को अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस दौरान दुश्मन का टैंक आराम से उस सैनिक को देखकर उस पे गोली चला सकता था। ये बहुत ही जानलेवा था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, पर नाग ने आकर सब बदल गया। नाग के आगे एक बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रारेड सीकर लगा होता है। टैंक का बड़ा डीजल इंजन बहुत हीट पैदा करता है और नाग की आंख सिर्फ उस हीट को देखती है। अच्छा, तो सैनिक को बस उस गर्मी को टारगेट करना है? हाँ, सैनिक ने स्क्रीन पर टैंक की हीट को लॉक किया, ट्रिगर दबाया और बस उसको वहां से भाग जाने का पूरा मौका मिल जाता है। उसके बाद नाग का अपना दिमाग उस गर्मी का पीछा करता है। टैंक कितना भी भागे, नाग उस हीट को सूंघता हुआ सीधा इंजन पर जाकर फटता है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। दागो और भूल जाओ। और स्लाइड में एक हेलीकॉप्टर का चित्र भी है, हेलिना लिखा है वहां। हाँ, हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ये नाग का हवाई रूप है। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के पीछे छिपकर ऊपर उठता है, टारगेट लॉक करता है, मिसाइल फायर करता है और वापस छिप जाता है। एकदम परफेक्ट समरी। पर देखिए, देश की सुरक्षा सिर्फ जमीन और हवा तक तो सीमित नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। अब हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर, उस मोर्चे की तरफ जो किसी को दिखाई नहीं देता पर सबसे ज्यादा खतरनाक है, समंदर की अथाह गहराई। आजकल सैटेलाइट्स इतने एडवांस्ड हैं कि जमीन या हवा में कुछ भी छुपाना लगभग नामुमकिन है। समंदर के नीचे ही एक ऐसी जगह है जहां विशालकाय मशीन्स महीनों तक छिप सकती हैं। और इसलिए नोट्स में हाईलाइट किया गया है प्रोजेक्ट 75। ये एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस की मदद से भारत में 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। और इनको याद रखने का हमारा मास्टर ट्रिक क्या है? KKKVVV। हाँ, KKKVVV। शुरुआत की 3 के फ्लीट, कलवरी, खंडेरी और करंज, और आखिरी 3 वी फ्लीट, वेला, वाजीर और वाकशीर। विजुअल में देखिए, एक सबमरीन पर भारत और फ्रांस दोनों के झंडे लिपटे हुए हैं, पर जो विजुअल मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है वाजीर का। हाँ, वाजीर को सैंड शार्क के रूप में दिखाया गया है ना? बिल्कुल, समंदर की रेत के ऊपर एक कांच जैसी ट्रांसपेरेंट शार्क बनी है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाई गई है? क्या ये दिखती नहीं है पानी के अंदर? ये ट्रांसपेरेंसी असल में इन सबमरीन्स की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी इनके अदृश्य होने को दर्शाती है। देखिए, पानी के अंदर रेडार तो काम करते नहीं, वहां सिर्फ सोनार काम करता है, यानी आवाज की तरंगे। हाँ, पानी में आवाज बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। सही कहा। अगर सबमरीन के इंजन या प्रोपेलर की थोड़ी सी भी आवाज हो तो मीलों दूर बैठा दुश्मन का जहाज इसे पकड़ लेगा। बिल्कुल। लेकिन स्कॉर्पियन क्लास की खासियत है उनकी अकूस्टिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अकॉस्टिक स्टेल्थ मतलब ये आवाज को दबा देती हैं। एकदम। इनके पूरे बाहरी ढांचे पर स्पेशल रबर जैसी टाइल्स लगी होती हैं। अगर दुश्मन का सोनार इन पर आवाज फेंकता भी है तो ये टाइल्स उस आवाज को वापस नहीं जाने देती, उसे सोख लेती हैं। अरे वाह, एब्जॉर्बिंग टाइल्स। पर अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स चल रही हैं, उनकी आवाज का क्या? उनको भी बॉडी से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता। मशीन्स को स्पेशल शॉक एब्जॉर्बिंग क्रीडल्स पर रखा जाता है, जिससे उनका वाइब्रेशन पानी तक बाहर नहीं जाता। कमाल की इंजीनियरिंग है ये। और जब ये अपने इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलती हैं तो ये ऑलमोस्ट जीरो नॉइज करती हैं। इसलिए सैंड शार्क का विजुअल परफेक्ट है। ये रेत में छिपकर बिल्कुल खामोश बैठ जाती हैं और जब दुश्मन का जहाज ऊपर से गुजरता है तो अचानक टोर्पेडो से हमला कर देती हैं। पता ही नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। फ्रांस के साथ इस साझेदारी ने हमारी नेवी की शक्ति को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। कलवारी से लेकर वागशीर तक इन 6 स्टेल्थ हंटर्स ने समुद्र में एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है जो दुश्मन के लिए एक नाइटमेयर है। बिल्कुल। पर देखिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जितनी भी एडवांस्ड हों, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और वही कमजोरी हमें हमारी आखिरी स्लाइड की तरफ ले जाती है। स्लाइड नंबर 4, जिसमें बात हो रही है समुद्र के असली ब्रह्मास्त्र की, विशेष रक्षा उपकरण। और इसका विजुअल तो बहुत ही साइफाई मूवी जैसा लग रहा है। एक विशाल पानी के ब्लॉक के अंदर INS अरिहंत तैर रही है और उसके बीच में एक चमकता हुआ हरा
न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा है। हाँ, ये हरा रिएक्टर ही वो चीज है जो इसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से पूरी तरह अलग और 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। पर एक सवाल है, अगर हमारी वागीर और कालवरी इतनी ही शांत और खतरनाक है, तो हमें आईएनएस अरिहंत जैसी एटॉमी सबमरीन यानी न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा सा जवाब है ऑक्सीजन। देखिए, जो डीजल इंजन होते हैं उन्हें चलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिला हवा के आग कैसे जलेगी? सही। तो जब डीजल सबमरीन पानी के नीचे अपनी बैटरी पर चलती है तो कुछ दिन बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उस बैटरी को वापस चार्ज करने के लिए सबमरीन को डीजल इंजन चलाना पड़ता है। और उसके लिए उसे पानी की सतह के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल। उसे अपना एक पाइप, जिसे स्नॉकल कहते हैं, पानी से बाहर निकालना पड़ता है हवा खींचने के लिए। और यही वो वक्त होता है जब वो सबसे ज्यादा वीक और असुरक्षित होती है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही वो सतह पर आएगी, ऊपर आसमान में घूमते दुश्मन के सैटेलाइट्स या रेडार उसे तुरंत देख लेंगे। एकदम सही। सतह पर आना मतलब दुश्मन को अपनी लोकेशन बताना। अब उस चमकते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर वाले विजुअल्स पर आते हैं। आईएनएस अरिहंत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी बनाने के लिए बाहर की हवा या ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब उसे स्नॉकल बाहर निकालने की जरूरत ही में? कभी नहीं। एक बार आईएनएस अरिहंत पानी में उतर गई तो वो महीनों तक अथाह गहराई में छिपी रह सकती है। उसको बस तभी बाहर आना पड़ता है जब अंदर बैठे जवानों का खाना या राशन खत्म हो जाए। रिएक्टर तो बरसों तक चलता रहेगा। भाई, ये तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक अलग ही लेवल का एडवांटेज है। ऐसी मछली जिसे सांस लेने के लिए बाहर आने की जरूरत ही नहीं, दुश्मन को तो खबर ही नहीं होगी कि भारत की सबसे शक्तिशाली सबमरीन दुनिया के किस समंदर में तैर रही है। और इसी चीज को हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। मतलब जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत। अच्छा, तो समंदर वाला हिस्सा आईएनएस अरिहंत पूरा करती है। बिल्कुल। सोचिए, अगर कभी कोई दुश्मन देश भारत पर अचानक हमला कर दे और जमीन पर हमारे सारे मिसाइल बेस तबाह कर दे, तो समंदर के नीचे जो हमारी आईएनएस अरिहंत छिपी है, वो तो पूरी तरह सेफ रहेगी। हाँ, वो बचेगी और वहां से एक ऐसा जवाबी हमला करेगी जिसे स्ट्रैटेजिक डिटरेंस कहा जाता है, जो उस दुश्मन देश का नामो निशान मिटा देगा। इसी डर को स्ट्रैटेजिक डिटरेंस कहा जाता है। कोई भी देश हम पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। डर का दूसरा नाम आईएनएस अरिहंत, और इसी स्लाइड पर एक और नाम हाईलाइट किया गया है, वरुणास्त्र। ये क्या है? ये भारत का अपना स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो है। इसको आप सबमरीन या जहाज से फायर कर सकते हैं। ये पानी के अंदर चलने वाला एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच से 2 टुकड़े कर सकता है। आईएनएस अरिहंत और वरुणास्त्र का कॉम्बो समंदर का सच में ब्रह्मास्त्र है। कमाल है। आज इन माइंड मैप्स के जरिए डिफेंस टेक इतना आसान और लॉजिकल लग रहा है। एक बार जल्दी से पूरे नोट्स को समेट लेते हैं। हमने शुरू किया IGMDP के PAT कोड से। P और A यानी पृथ्वी और अग्नि जमीन के लिए, हाँ, और T और A यानी त्रिशूल और आकाश आसमान की सुरक्षा के लिए। फिर आया नाग, टैंक को तबाह करने के लिए। उसके बाद हमने समुद्र में गोता लगाया। प्रोजेक्ट 75 का KKKVVV ट्रिक। कैलवेरी, खांड्रे, करंज, वेला, वगीर और वागशीर सैंड शार्क की तरह स्टेल्थ मोड में, और आखिर में समुंदर का राजा आईएनएस अरिहंत और वरुणास्त्र। ये सच में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल। जब इन आंकड़ों और नामों को हम एक स्टोरी और विजुअल मेमोरी के साथ पढ़ते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। और भारत को तकनीकी रूप से ताकतवर बनाने वाले 4 बड़े पिलर्स का विश्लेषण करेंगे। यानी हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और इन सब को महफूज रखने वाली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एकदम सही। और इसमें हम स्टडी टेक के कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स भी यूज करेंगे ताकि ये जो भारी भरकम टॉपिक्स है ना, वो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखती तक नहीं है। हाँ, यानी सूक्ष्म दुनिया, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी कहते हैं, जिसमें जेनेटिक्स और नैनो पार्टिकल्स आते हैं। तो इन स्लाइड्स में जेनेटिक्स वाले हिस्से में एक शब्द को VIP मार्क किया गया है, CRISPR-Cas9। और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक ने जो ट्रिक दी है वो बहुत फनी है यार। अच्छा, क्या ट्रिक है वो? उन्होंने लिखा है, क्रिस्प करके कैंची से काट दो। मतलब कैंची सुनकर तो दर्जी की दुकान याद आती है, पर यहाँ मामला कुछ और ही लग रहा है। अरे वाह, ट्रिक तो वाकई बढ़िया है। तो देखिए, यहाँ जिस कैंची की बात हो रही है ना, वो कोई लोहे की कैंची नहीं है।
इसे हम मॉलिक्यूलर सिजर्स या आणविक कैंची कहते हैं। ओके, तो ये काम कैसे करती है? CRISPR-Cas9 दरअसल एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें जो Cas9 है वो एक स्पेशल एंजाइम है। आप इसे उस कैंची का धारदार हिस्सा मान लीजिए जो खराब डीएनए को काटने का काम करता है। में तो अरबों लेटर्स का कोड होता है ना, तो एक बिना दिमाग वाले एंजाइम को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाके काटना है? यही तो इसका सबसे जादुई हिस्सा है। इसमें जो क्रिस्पर वाला पार्ट है वो एक तरह का गाइड आरएनए होता है। आप इसको एक बहुत ही एडवांस्ड जीपीएस सिस्टम की तरह समझ लीजिए। अच्छा, जीपीएस की तरह? हाँ, बिल्कुल। साइंटिस्ट इस गाइड आरएनए को उस खराब डीएनए का एक पैटर्न देकर बॉडी में भेजते हैं। वो पूरे डीएनए जंगल में उस पैटर्न को ढूंढता है और जब मंजिल मिल जाती है तब वो Cas9 को इशारा करता है और वो एंजाइम सिर्फ उसी हिस्से को काट देता है। बाप रे, ये तो अद्भुत है। मतलब अगर किसी इंसान में कोई ऐसी बीमारी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, तो हम उस खराबी को डीएनए से डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सिर्फ इंसानों में ही नहीं, कृषि यानी एग्रीकल्चर में भी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। हम फसलों का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल रहे हैं। हाँ, और इस डिजिटल नोटबुक में भारत के जीएम फसलों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है। सबसे पहला नाम इसमें बीटी कॉटन का आता है। सही पकड़ा आपने। बीटी कॉटन फिलहाल भारत में कमर्शियल खेती के लिए अकेली ऐसी जीएम फसल है जिसे मंजूरी मिली हुई है। इसमें जो बीटी है उसका मतलब है बैसिलस थ्योरिनजिएनेसिस। ये नाम तो बोलने में इतना मुश्किल लग रहा है। ये आखिर है क्या? ये दरअसल मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक जीन निकाला और उसे कपास यानी कॉटन के पौधे में डाल दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ? क्या पौधा अपना कीटनाशक खुद बनाने लग गया? एकदम सही। जब कोई कीड़ा उस कॉटन के पत्ते को खाता है तो वो बीटी जीन एक ऐसा प्रोटीन रिलीज करता है जो कीड़े के पाचन तंत्र को, उसके डाइजेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अरे वाह, मतलब किसानों को बाहर से जहरीले केमिकल छिड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, स्लाइड्स में एक और नाम का बड़ा जिक्र है, DMH11। ये सरसों की एक वैरायटी है। हाँ, DMH11 यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये भारत की एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी जीएम सरसों है। हालांकि नोट्स में क्लियर किया गया है कि इसे अभी सरकार से फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। सही बात है। तो जेनेटिक्स की दुनिया तो वाकई कमाल है, लेकिन जब हम छोटे आकार यानी माइक्रो लेवल की बात कर ही रहे हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जादू तो फिजिक्स के रूल्स को ही बदलता हुआ लगता है। नैनोटेक ने तो सच में दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया है। देखिए, जब आप किसी चीज को 100 नैनोमीटर के साइज तक छोटा कर देते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो जाती है। और दोस्तों, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। सोचिए कितना छोटा होगा। और इस स्लाइड में बताया गया है कि भारत में इस तकनीक के जनक डॉक्टर CNR राव हैं। हाँ, उनका योगदान इस फील्ड में बहुत बड़ा है। नैनोटेक के अंदर जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है कार्बन नैनो ट्यूब या CNT। ओह हाँ, मुझे नोटबुक पढ़ते वक्त इस पॉइंट ने बहुत हैरान किया था। उसमें लिखा है कि ये CNT स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत है, पर इसका वजन स्टील का सिर्फ 1/6 हिस्सा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। आपने कभी मुर्गियों के दाबे वाली जाली देखी है जिसमें हेक्सागन शेप बने होते हैं? हाँ, वो तार वाली जाली, बिल्कुल देखिए। अच्छा, तो गोल होने से क्या होता है? गोल होने से और उसके अंदर बनने वाले sp2 बॉन्ड की वजह से इसमें कोई वीक पॉइंट नहीं होता। जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये पूरी जाली उस दबाव को बराबर बांट लेती है। इसीलिए ये इतनी हल्की और इतनी मजबूत होती है। क्या बात है, तभी तो इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होता है। लेकिन दोस्तों, नैनोटेक का एक और चमत्कार है जो खेतों तक पहुंच चुका है, और स्टडी टेक की स्लाइड्स में इसकी एक बड़ी जबरदस्त फोटो है। आप IFFU के नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फोटो में एक तरफ 45 किलो की यूरिया की बोरी रखी है और दूसरी तरफ सिर्फ 500 ml की एक छोटी सी बॉटल, और दोनों का असर खेत में बिल्कुल बराबर बताया गया है। ये तो जादू है। ये जादू नहीं है, ये सरफेस एरिया का विज्ञान है। होता क्या है कि जब नॉर्मल यूरिया हम मिट्टी में डालते हैं तो पौधे की जड़ें सिर्फ 30 या 40% ही सोख पाती हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। मतलब आधे से ज्यादा पैसा तो किसान का पानी में बह गया या हवा में उड़ गया। सही कहा। लेकिन नैनो यूरिया में यूरिया के कणों को इतना छोटा कर दिया जाता है
कि उनका सरफेस एरिया हजारों गुना बढ़ जाता है। फिर इस लिक्विड को पानी में मिलाकर सीधा पत्तों पर स्प्रे किया जाता है। ओह, तो पत्तों के अंदर जो छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये उसके जरिए सीधा अंदर चला जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से इसका असर 80 से 90% तक होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे खेत का खाना आपने एक छोटी सी पानी की बोतल में भर दिया हो और उसे सीधा पौधे को पिला दिया हो। वो भारी बोरियां उठाने से भी आजादी मिल जाती है। वाकई। तो दोस्तों, हमने खेती और मटेरियल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी तो देख ली, पर अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इन सब कारखानों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? मेरे ख्याल से ऊर्जा, यानी एनर्जी। बिना ऊर्जा के तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से हमारा दूसरा पिलर आता है, भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। अभी तक हम मॉलिक्यूल्स को काट और जोड़ रहे थे, लेकिन क्या हो अगर हम एटम के अंदर घुसकर उसके न्यूक्लियस को ही तोड़ दें? अरे वाह, आप तो सीधा न्यूक्लियर एनर्जी पर आ गए। और इस क्षेत्र में डॉक्टर होमी भाभा का योगदान तो कोई भूल ही नहीं सकता। हाँ, नोटबुक में डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट दिया है, जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर भाभा की दूरदृष्टि ही ऐसी थी। उन्हें पहले से पता था कि एनर्जी के लिए हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन उस फ्लो चार्ट को देखते वक्त मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन हुई। नोट्स में लिखा है कि हमारा आखिरी गोल थोरियम से बिजली बनाना है, तो फिर ये 3 स्टेजेस क्यों? हम सीधा थोरियम वाले रिएक्टर पर क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। इसका जवाब थोरियम की केमिस्ट्री में छुपा हुआ है। देखिए, भारत के पास खासकर केरला की मोनेजाइट सैंड में दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के भंडार हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है, पर एक प्रॉब्लम है। थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं। एक सेकंड, ये फर्टाइल और फिसाइल का क्या चक्कर है? देखिए, फिसाइल मटेरियल वो होता है जिस पर अगर आप एक न्यूट्रॉन मारें तो वो तुरंत टूटकर बहुत सारी एनर्जी देगा, जैसे यूरेनियम 235। लेकिन थोरियम यानी फर्टाइल मटेरियल अपने आप नहीं टूटता, उसे पहले फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो यानी डॉक्टर भाभा का ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये दरअसल थोरियम को ईंधन में बदलने की एक सीढ़ी है। बिल्कुल सही समझे आप। हम सीधा तीसरी सीढ़ी पर छलांग नहीं मार सकते, तो चलिए पहली सीढ़ी यानी स्टेज 1 समझते हैं। ये है PHWR यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम नेचुरल यूरेनियम यानी U-238 को ईंधन की तरह यूज करते हैं, पर इसमें एक दिक्कत आती है। जब यूरेनियम का एटम टूटता है ना, तो उसमें से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो तेज स्पीड होना तो अच्छी बात होगी ना, रिएक्शन जल्दी होगा। नहीं, उल्टा होता है। वो इतने तेज होते हैं कि दूसरे एटम से बिना टकराए ही आगे निकल जाते हैं, जिससे चेन रिएक्शन वहीं रुक सकती है। ओहो, जैसे अगर मैं किसी भीड़भाड़ वाली जगह से तेजी से भागकर निकलूं तो शायद मैं किसी से ना टकराऊं, पर अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो टक्कर होना तय है ना? क्या बात है, एकदम सटीक एग्जाम्पल। इसीलिए हमें उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को धीमा करना पड़ता है, और ये काम करता है मॉडरेटर। स्टेज 1 में हम मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर यानी D2O का यूज करते हैं। समझ गया। तो ये न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है, पर इस पूरा प्रोसेस का कोई बाय प्रोडक्ट भी तो निकलता होगा, जैसे धुआं निकलता है लकड़ी जलने पर। हाँ, और यही बाय प्रोडक्ट हमारी स्टेज 2 की चाबी है। स्टेज 1 में जब U-238 न्यूट्रॉन्स को सोखता है तो उसका कुछ हिस्सा प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, और ये प्लूटोनियम एक बहुत ही शक्तिशाली फिसल ईंधन है। अरे वाह। और यहीं से शुरू होती है स्टेज 2 FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मुझे इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ब्रीडर का मतलब तो कुछ पैदा करने वाला होता है ना? हाँ, अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसे जादुई चूल्हे की तरह है जिसमें आप 1 किलो लकड़ी डालें, वो आपको गर्मी भी दे, और जब आग बुझे तो आपको राख के बजाय 1.2 किलो और अच्छा कोयला मिल जाए। एक मिनट, ये तो एनर्जी के बेसिक रूल के खिलाफ लग रहा है। वो नया ईंधन हवा से थोड़ी आ रहा है, ये पैदा कैसे हो रहा है? हवा से नहीं आ रहा। देखिए, FBR के अंदर हम सेंटर में प्लूटोनियम रखते हैं जो हमें स्टेज 1 से मिला था, और उसके चारों तरफ नॉर्मल यूरेनियम का एक कवर लगा देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? जब प्लूटोनियम टूटकर एनर्जी बेचता है तो उसमें से निकले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स उस बाहर वाले यूरेनियम से टकराते हैं और उसको भी प्लूटोनियम में बदल देते हैं। यानी रिएक्टर जितना ईंधन यूज कर रहा है
उससे ज्यादा नया ईंधन ब्रीड कर रहा है। दोस्तों, ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और फिर यही प्रोसेस हमें हमारी आखिरी मंजिल तक ले जाता है ना? बिल्कुल, यानी स्टेज 3, जो कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। इसमें हम थोरियम को प्लूटोनियम के साथ अंदर रखते हैं। प्लूटोनियम के न्यूट्रॉन्स थोरियम से टकराते हैं और उसे यूरेनियम 233 में बदल देते हैं। और यूरेनियम 233 एक बहुत बढ़िया फिसाइल ईंधन है। एकदम सही। एक बार हमारे पास काफी यूरेनियम 233 जमा हो गया तो भारत को आने वाले सैकड़ों सालों तक अनलिमिटेड और साफ बिजली मिलती रहेगी। ये हुई ना बात। ये है डॉक्टर भाभा के सपनों का भारत। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चिंता की बात भी है। जब किसी देश के पास इतनी एडवांस टेक हो, नैनो यूरिया हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, तो एक बड़ा खतरा भी मंडराता है। आपका मतलब है इन सब की सिक्योरिटी? हाँ, हम इन आइडियाज को, इन डिजाइन्स को और इन सीक्रेट फॉर्मूलाज को चोरी होने से कैसे बचाएं? अगर कल को कोई इनकी पेन ड्राइव बनाकर ले गया तो? और यहीं से हमारे तीसरे और चौथे पिलर की एंट्री होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आईपीआर और साइबर सिक्योरिटी। इनोवेशन करना एक अलग बात है, पर आज की कॉरपोरेट दुनिया में उस पर अपना कानूनी हक बनाए रखना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और स्टडी टेक ने स्लाइड्स में आईपीआर को बहुत बढ़िया से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट की। इसकी ट्रिक सुनिए दोस्तों। कोई नई मशीन बनाई तो उसे तुरंत पेटेंट करवा लो। ये ट्रिक पेटेंट के बेसिक रूल को बता रही है। देखिए, पेटेंट हमेशा किसी नई फिजिकल खोज या इन्वेंशन के लिए मिलता है, जैसे कोई मशीन, कोई नई दवाई या कोई नया प्रोसेस। भारत में इसकी लिमिट आमतौर पर 20 साल होती है। पर एक बात बताइए, अगर किसी को 20 साल तक मोनोपोली मिल जाए तो क्या ये आम जनता के साथ नाइंसाफी नहीं है? मतलब अगर किसी ने कैंसर की दवा बनाई और पेटेंट ले लिया तो वो 20 साल तक मनमाने दाम वसूलेगा? ये तो गलत है ना? ये आईपीआर की दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। एक कंपनी नई दवा बनाने में सालों की रिसर्च और करोड़ों रुपए लगाती है। अगर उन्हें 20 साल का पेटेंट ना मिले तो कोई कंपनी ऐसी रिसर्च करेगी ही नहीं। हाँ, ये पॉइंट भी है। और इसके बदले में सरकार एक शर्त रखती है, कंपनी को अपना पूरा फॉर्मूला पब्लिक करना होता है। 20 साल बाद वो दवा पूरी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर कोई भी कंपनी उसे सस्ते में बना सकती है, जिसे हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। रिसर्च भी होती रहे और बाद में सबको फायदा भी मिले। उसके बाद लिस्ट में आता है कॉपीराइट। लोग अक्सर पेटेंट और कॉपीराइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। कॉपीराइट का सबसे ज़रूरी रूल ये है कि ये कभी किसी आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ उस आइडिया के एक्सप्रेशन, यानी उसको किस तरह पेश किया गया है, उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूंगा जिसमें एक जासूस स्पेस में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है, तो क्या इस आइडिया पर मेरा कॉपीराइट हो गया? बिल्कुल नहीं। कल को कोई और भी स्पेस डिटेक्टिव की कहानी लिख सकता है। लेकिन जब आप उस कहानी को शब्दों में लिखकर एक किताब बना देते हैं या फिल्म बना देते हैं, तब उस किताब या फिल्म पर आपका कॉपीराइट होता है। समझ गया। आइडिया फ्री है, पर एग्जीक्यूशन आपका है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ये तो सीधा सीधा ब्रांड्स की पहचान है ना? बिल्कुल। जैसे नोट्स में नाइकी के राइट वाले निशान का उस स्वूश का एग्जाम्पल है। आप वो निशान देखते ही समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा। कोई और कंपनी उस निशान को यूज नहीं कर सकती। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा आईपीआर है, वो तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट दरअसल बिजनेस की दुनिया का सबसे गहरा राज होता है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सबसे खास फॉर्मूले को पेटेंट करवाती ही नहीं है। पर क्यों? अभी तो हमने डिस्कस किया कि पेटेंट सेफ्टी देता है, तो पेटेंट क्यों नहीं करवाते? मैगी का मसाला? एकदम सही। जब तक वो राज राज है, तब तक वो उनका है, यानी हमेशा के लिए। कमाल है। पर दोस्तों, ये तो हुई कानूनी कागजों की बात। आज हम डिजिटल दुनिया में हैं और यहाँ के खतरे भी डिजिटल हैं। स्लाइड्स में से साइबर के खतरनाक शब्द वाला सेक्शन मेरी आंखें खोलने वाला था। हाँ, साइबर स्पेस अब आईपीआर बचाने की सबसे फ्रंट लाइन बन चुका है। इसमें सबसे कॉमन है डिजिटल पायरेसी, यानी बिना परमिशन इंटरनेट से मूवी या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। और एक वर्ड जिससे स्लाइड्स में वीआईपी लिखा गया है, वो है प्लेज्यूरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी। प्लेजियरिज्म एक बहुत ही बड़ा एकेडमिक क्राइम है। जब आप किसी दूसरे की मेहनत, उनके लिखे शब्द
या उनकी रिसर्च को अपना नाम देकर छाप देते हैं तो वो प्लेजरिज्म है। मतलब मेहनत कोई और करें और मेडल कोई और ले जाएं। लेकिन इन सब में जो तीसरा खतरा बताया गया है, साइबर स्क्वैटिंग, वो मुझे सबसे मजेदार और अजीब लगा। साइबर स्क्वॉटिंग आज की डिजिटल इकोनॉमी का एक तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम है। इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। मैं इसको एक फिजिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, सोचिए आपको पता चला कि सरकार शहर के बाहर एक बड़ा हाईवे बनाने वाली है। तो आपने क्या किया? वहां की जमीन पहले ही सस्ते में खरीद कर रख ली। साइबर स्पेस में ये डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस के जरिए होता है। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि ये नेट पर कैसे काम करता है? देखिए, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे tata.com। साइबर स्क्वॉटिंग करने वाले लोग क्या करते हैं कि किसी मशहूर कंपनी से मिलता जुलता नाम, जैसे tata.com या tataindia.com, इंटरनेट रजिस्ट्री से बहुत ही सस्ते में, शायद 500,000 रुपए में खरीद कर बैठ जाते हैं। और उनका उस नाम से कोई बिजनेस करने का इरादा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई बिजनेस नहीं करना, वो बस वेट करते हैं। जब असली कंपनी अपना नाम इंटरनेट पर ढूंढती है और देखती है कि ये तो किसी और ने ले लिया है, तो वो उस आदमी से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो आदमी उस 1,000 रुपए के नाम के बदले कंपनी से लाखों या करोड़ों रुपए मांगता है। ये तो डिजिटल जमीन पर कब्जा करके ब्लैकमेल करने जैसी बात हो गई। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। इंटरनेट की दुनिया में किसी ब्रांड के नाम की कीमत किसी प्राइम लोकेशन वाली जमीन से भी ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, हमने इस डीप डाइव में कितना कुछ कवर कर लिया। माइक्रो दुनिया के क्रिस्पर जीन एडिटिंग से लेकर कार्बन नैनो ट्यूब्स तक, डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर आईपीआर और साइबर सिक्योरिटी के डिजिटल खतरों तक। और अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, जैसे कि स्लाइड्स के आखिर में एक पजल वाली 3D फोटो में दिखाया गया है, तो हमें पूरी बिग पिक्चर समझ आती है। हाँ, वो फोटो जिसमें 4 पजल के टुकड़े मिलकर भारत का नक्शा बना रहे हैं। देखिए, विज्ञान की ये चारों फील्ड्स अलग-अलग दिशा में नहीं जा रही हैं। इन सब का अल्टीमेट गोल एक ही है। बायोटेक और नैनोटेक हमें खेती और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा रहे हैं, थोरियम रिएक्टर हमें एनर्जी में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और मजबूत आईपीआर कानून और साइबर सिक्योरिटी इन सभी इन्वेंशंस को सुरक्षित रख रहे हैं। ये चारों पिलर्स मिलकर ही एक मजबूत और सेफ फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल। पर दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक थॉट मेरे दिमाग में आया जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया, और मैं चाहूंगा कि आप सभी सुनने वाले भी इस पर थोड़ा विचार करें। ऐसा क्या थॉट है? देखिए, हमने क्रिस्पर जैसी मॉलिक्यूलर कैंची से जीन्स को एडिट करना तो सीख लिया, और हमने इंसानों के इन्वेंशंस को बचाने के लिए पेटेंट और कॉपीराइट के रूल्स भी बना लिए। पर आज का वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है, और एआई अब खुद नई चीजें इन्वेंट करने लगा है। ये तो वाकई एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सोचिए ना, अगर कल को किसी एआई सिस्टम ने खुद एक नया और बेहतर कार्बन नैनो ट्यूब डिजाइन कर दिया, या कैंसर की कोई नई दवा ढूंढ निकाली, तो उसका पेटेंट किसे मिलेगा? क्या उस मशीन को, या उस प्रोग्रामर को जिसने उस एआई को कोड किया था? क्या हमारे आईपीआर के आज के रूल्स उस नई दुनिया को हैंडल कर पाएंगे, जहां आविष्कारक कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है? ये आज की टेक दुनिया का सबसे बड़ा लीगल और फिलॉसफिकल सवाल है। विज्ञान जिस स्पीड से भाग रहा है, कानून को भी उसी स्पीड से खुद को अपडेट करना पड़ेगा। सही बात है। और दोस्तों, इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। स्टडी टेक की इस 3D डिजिटल नोटबुक और स्लाइड्स ने वाकई इन मुश्किल टॉपिक्स को समझना बहुत मजेदार बना दिया। जब आप किसी भी टॉपिक के पीछे का क्यों और कैसे समझ लेते हैं ना, तो विज्ञान कभी बोरिंग या बोझ नहीं लगता। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि इस नोटबुक के एंड में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, ऐसी ही वीडियो के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आप सभी का हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही अगली चर्चा में। तब तक सीखते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद।